बनी रहती है। चौथा पॉइंट ऊर्जा वाला देखा हमने, और पांचवा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर, जैसे मैंने कहा तीक्ष्ण भूख, जिनको एक समयबद्ध तरीके से बहुत तीव्र भूख लगती है, अब बस अब मैं तो चूहे कूद रहे हैं, अब तो मैं रह नहीं सकता, तो समझो आप स्वस्थ हैं। आपको नींद गहरी आती है तो आप समझिए स्वस्थ है। आप चेक करते जाइए, अपने आप को अंक देते जाइएगा कि आप कितने अंक दे रहे हैं अपने आप को स्वस्थ होने के। नो अनप्लीजेंट, शरीर में कहीं से भी कोई जिसको असुखद कहो या अच्छी नहीं लगने वाली कोई गंध नहीं आती हो, दुर्गंध नहीं आती हो, चाहे मुंह से हो, शरीर के किसी कोने से, किसी अंग से हो, और आपको सकारात्मक विचारों के साथ सकारात्मक हेल्थ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आप समझ पाएंगे कि आप स्वस्थ हैं। हिंदी में भी देख लीजिए, रोज पेट साफ होना, ज्यादा वजन न होना, त्वचा साफ हो जाना, आलस्य न होना, तेज भूख का अनुभव होना, गहरी नींद आना, किसी भी अंग में दर्द नहीं होना और सुख का अनुभव होना। ये जो 8 पॉइंट बताए गए हैं, अपने आप को आप अंक देख के देखिएगा। आपको कोई कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, आपको इवन किसी भी बीमारी का टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इन 8 में से आपके कितने चीजें पॉइंट आपको ओके मिलते हैं, 5 मिलते हैं तो समझिएगा आप 60% आप स्वस्थ हैं, 4 मिलते हैं तो आप 50% स्वस्थ है, अगर 6 मिलते हैं तो आप 70% स्वस्थ है। आप में से कई अच्छे विद्यार्थी हैं जो अभी अंक देख करके चैट बॉक्स में लिख भी देंगे कि मैं अपने आप को 8 में से इतने अंक देता हूँ, कोई 5 है, कोई 4 है। मुझे लगता है कई साधक ऐसे होंगे जो 8 में से 8 अंक भी अपने आप को दे पाएंगे। तो समझिए उनको किसी जांच की जरूरत नहीं है, वो स्वस्थ ही हैं। तो ये एक मापदंड है जो मैंने आपके सामने रखा कि आप जान सकते हैं स्वस्थ किसको कहते हैं। अब इसके विपरीत भाग में आते हैं कि स्वास्थ्य तो हमारा बर्थ राइट है, जन्म से अधिकार है, एक नेचुरल पोजीशन है। अगर आपके 8 में से 8 अंक भी मिले हैं आपको तो कोई बड़ी बात नहीं है साहब, ये तो नेचुरल है। स्वस्थ होना नेचुरल है, बीमार होना नेचुरल नहीं है। तो क्या का कोई डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है। हम अपने सिंपल टेस्ट जो मैंने आपको दिया है, कितने सिम्टम्स आप इसमें पा रहे हैं, चेक करें, आप अपने आप जान पाएंगे कि आप कितने स्वस्थ हैं। बीमारियां नॉर्मल नहीं है, स्वास्थ्य नॉर्मल है, ध्यान रखिएगा। और जब भी हम हमारी बॉडी को, अपने सिम्टम्स को इन आंकड़ों पे आंक के देखते हैं, तब हम जान, अगर हमारे में कुछ है नहीं है तो हम जान सकते हैं कोई बीज हमारे अंदर बीमारियों का नहीं है। और उसमें से अगर कोई एक भी है तो समझ लिए बीमारी का बीज कहीं न कहीं अंदर चला गया है, वो बोना शुरू हो गया है। हम चीज ध्यान नहीं देते हो, बहुत सारा व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, नींद पूरी नहीं ले पाते, खाना समय पर नहीं खा पाते, हम उसको इग्नोर करते चले जाते हैं, और यहीं पे बीमारियों के बीज का हमारे अंदर उदय होता है, जो धीरे धीरे बढ़ करके। एक साथी के साथ में बातचीत कर रहा था, तो उसको तो ऐसे लाइटर मोड में हमने कहा, हम लोग अक्सर इसीलिए कमाते हैं कि हम अच्छी जगह पे जाके अपना इलाज करा सके। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पैसा तो चाहिए, इसलिए लोग बाग कमाते। अरे भाई, तुम कमाते हुए थोड़ा कम कमा लो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि आपका स्वास्थ्य सस्ते हॉस्पिटल जाने की जरूरत क्यों पड़ेगी। लेकिन ये नकारात्मक सोच आ गई है कि हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम अपना अच्छे से इलाज करा सके। ऐसा कोई नहीं सोचता कि पैसा कितना भी हो, कुछ ऐसा करूं मैं कभी बीमार नहीं हूं। ये सोच थोड़ी सी अगर बदल लेंगे ना, तो बात में आनंद आएगा, बात में मजा आने वाला है, आपको बहुत अद्भुत लगने वाली है बात को। आइए इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ के इस बात को, तो कहने का मतलब कोई भी हमें डायग्नोसिस जितना तरह की आप जांच कराएं, वो जांच आपको यह नहीं बताएगा कि आपके पास ये बीज बीमारी का कब पड़ा। लेकिन बीज तो इन 8 कारणों में अगर एक भी कारण नहीं हो रहा है तो बीज पड़ चुका है। जिस तरह से मान लो कि शरीर में हमारे डस्टबिन देखा आपने, उस डस्टबिन को कई दिनों से अगर खाली नहीं करते हैं तो इसमें मच्छर, कीड़े मकोड़े वगैरह सब लगने लग जाते हैं। ठीक कोरोना भी कुछ ऐसा ही है साहब। हमारे शरीर में कुछ टॉक्सिन्स थे, उन टॉक्सिन्स को हमने निकाला नहीं। अब निकाला नहीं तो कूड़ा करकट जो जमा हुआ था, वो कूड़ा करकट धीरे धीरे किसको अट्रैक्ट करेगा। आप अपने घर में कभी डस्टबिन को कई दिनों तक रख करके देखिए ना साहब, उस डस्टबिन के बाद में आप अनुभव करेंगे कि उसके अंदर कीड़े मकोड़े अपने आप नए नए पनपते जा रहे हैं। उसको कई दिनों बाद खाली करेंगे, ऐसे ऐसे कीड़े नजर आएंगे जो आपने कभी देखे ही नहीं थे। वो डस्टबिन ने आमंत्रित करे, इन्वाइट करे। और हमारे शरीर में भी यही हालचाल है साहब। जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में उत्पन्न होकर बड़े होते रहते हैं, वो सारे के सारे बीमारियों को इन्वाइट करते हैं, उनके फ्रेंडली जासूस होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, हमें नहीं सपोर्ट करते। कोरोना जैसा वायरस भी जब ऐसे कीटाणुओं का सपोर्ट मिला तो हमारे शरीर में आके सेटल हो गया और अपनी मल्टीपल कॉपी बनाने लगा। हमारे शरीर में एक
फोटोस्टेट कॉपी लगी हुई है हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के इम्यून सिस्टम के अंदर लगी हुई है, जो इम्यूनिटी को काम करती है, हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया को मल्टीपल करने का कार्य करती है। लेकिन वो सिस्टम कोरोना के वायरस ने यूज लिया, और जो वायरस अंदर जाएगा उसी फोटोकॉपी में, उस फोटोकॉपी को बेचारे कुछ नहीं पता, उसको तो मल्टीपल करना आता है। जैसे आप किसी फोटोकॉपी मशीन से कुछ भी कॉपी करवा ले, वो मना नहीं करेगा। तो हमारे शरीर का भी एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसा एक सिस्टम है जो मल्टीपल करता है। तो कोरोना ने वहां जाके फट से कोरोना गया, अपने आप को मल्टीपल करता रह गया। उस फोटोकॉपी का एड्रेस किसने दिया? उस कोरोना को घर में आने का एड्रेस किसने दिया? ये जो जयचंद थे हमारे, ये जो हमारे गद्दार थे, वो हमारे अंदर के टॉक्सिन थे, जिन्होंने उनको आमंत्रित किया, और आमंत्रित करके हमारी फिजिकल वेलबींग को, हमारी मेंटल वेलबींग को, हमारे सोशल वेलबींग को, तीनों को डिस्टर्ब कर दिया। और यही तीनों हेल्थ का आधार है। खाली फिजिकल वेलबींग को हेल्थ का आधार मत मानिएगा। आपको अगर बात बात पे गुस्सा आता है, कोई भी आदमी आपको 2 मिनट में प्रभावित कर देता है, या 2 मिनट में आपको डिस्टर्ब कर देता है अपनी बातों से, तो समझिएगा बीमारी मन के स्तर पे भी है। ऐसे ही सामाजिक स्तर पे भी हमारी बीमारियां उभर सकती है, निर्भर हो सकती है हमारे ऊपर। तो ये सारी चीजें, शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं, इस तरह से बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश करती है। और ये जब प्रवेश करती है तो हमारे शरीर का, और इस टॉक्सिन के साथ साथ शरीर में एक और घटना करती है, हमारी लाइफस्टाइल भी। इस टॉक्सिन सीडेंटरी लाइफस्टाइल कर देते हैं, अर्थात हम घूमना फिरना चलना उठना सब बंद कर देते हैं। खान पीन हमारा धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है, क्योंकि जो दुश्मन शरीर के अंदर टॉक्सिन के रूप में घुस गए हैं, वो अपनी फौज को बढ़ाते हैं, तो उसी तरह की चीजों को आमंत्रित करते हैं। जैसे आपको कोई फास्ट फूड खाने की आदत पड़ी, वो टॉक्सिन जो बैक्टीरिया शरीर में, उसके फ्रेंडली बैक्टीरिया क्रिएट हुए, वो वैसे ही लोगों को इन्वाइट करेंगे। आपने अगर खाना खाया, आप कभी गौर करके प्रयोग करके देखिएगा, आपने खाना खाया तो आपको कुछ और खाने की इच्छा हो जाएगी। जैसे मीठा खाया तो नमकीन खाने की, ज्यादा खाया तो मीठा खा लिया, मीठा खाया तो पान खा लिया, पान खा लिया तो नमकीन खा लिया, नमकीन खाने के बाद कॉफी पी लें, चाय पी लें, इस तरह की बातें चलती रहेगी। और जब आप अगर नियमित जीवन में उपवास रखोगे तो आपकी इन चीजों की कोई इच्छा ही नहीं होगी। तात्पर्य स्पष्ट है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल अपने आप को डेवलप करता है, बढ़ाता है, उसकी तरफ ही आकर्षित करता है। जैसे आप योग ध्यान प्राणायाम की दुनिया में प्रवेश करते हैं, सात्विक जीवन की दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो सात्विक जीवन में आपका आपका भाव बढ़ता है, आप उस दुनिया में और आगे चलते रहते हैं। तो फिर आपके ये सारी रिस्क बढ़ जाती है, आपके घूमना फिरना बंद हो जाता है, योग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत दूर की बातें हो जाती है। कैंसर, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कोरोनरी डिजीज, जिसका कोरोना आज का नाम है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ओवरवेट, ओबेसिटी, सारी चीजें हमारे जीवन में घटने लग जाती है, क्योंकि वो जो 8 कारण बताए थे, जो डस्टबिन का कचरा बन के हमारे अंदर जमा हो गया, वो सब इनको आगे बढ़ाता जा रहा है। अब बात करते हैं डॉक्टर की। अगर बीमारियां हैं तो डॉक्टर भी चाहिए। डॉक्टर कौन है हमारे जीवन में? डॉक्टर कौन है? हमारे ईश्वर ने हम लोगों को अकेला नहीं भेजा। ईश्वर ने जब धरती पे हमारे को अवतरित किया, तो साथ में अपना अस्तित्व साथ लेके भेजा। जैसे कहते हैं, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सिया सहित हृदय बसो स्तुप। हृदय में स्थित है। वैसे गीता में भगवान कृष्ण भी तो यही कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतान हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो इसी तरह ये कृष्ण की बात करें, राम की बात करें, उन सब का अगर शाश्वत स्वरूप कहें तो प्राण शक्ति एक नाम दे सकते हैं हम लोग। वो प्राण शक्ति, वो हीलिंग पावर हम सबके अंदर है। याद कीजिए, देखिए, जब कभी आपको खरोंच लगी थी, थोड़ी देर बाद में वो खरोंच अपने आप भर गई थी। 1 दिन 2 दिन, कई बार तो पता चलता है हमें 2 दिन बाद पता चलता है, अरे खरोंच कब लगी थी मेरे। जब कपड़े बदल रहे हो पता चलता है मेरे यहाँ चोट लगी थी, वो चोट भर भी गई। याद कीजिए, आपकी जब हड्डी टूटी थी, डॉक्टर ने क्या किया था? सिर्फ दोनों हड्डियों को मिला करके उसके ऊपर एक रस्सी बांध दी ताकि हड्डी हिले नहीं। थोड़े दिनों बाद हड्डी जुड़ गई थी। ये हड्डी कैसे जुड़ी? ये खरोंच कैसे ठीक हुई? कोई जादू है हमारे अंदर। ये हम सब के अंदर ये जादू है। हम इस जादू को, इस चमत्कार को, इस हीलिंग पावर को कितना सहेजते हैं, कितना इसका मिसयूज करते हैं, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। हीलिंग पावर हम सब के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सब के अंदर हीलिंग पावर हमारे शरीर में सब जगह स्थापित है। लेकिन फिर ये हीलिंग पावर कम होती है तभी तो बीमारियां आती है। हु सक्स और प्राण शक्ति, ये हमारी प्राण शक्ति को कौन चूस लेता है, कौन लीच कर लेता है, कौन खींच लेता है? हीलिंग पावर। 2 ही इसके चोर हैं। हमारे शरीर की प्राण शक्ति, हमारी जो हीलिंग पावर इतनी समृद्ध है कि सब बीमारियों का मुकाबला कर सकती है। 2 चीजें हैं जो हमारी हीलिंग पावर को मिसयूज कर देती है, हीलिंग पावर को खत्म कर देती है, उसका पावर लो कर देती है, उसकी कैपेसिटी कम कर देती है। पहला है डाइजेशन, दूसरा स्ट्रेस। देखिए, एक
रुपया है आपके पास में, उस रुपए से आप शराब भी खरीद सकते हैं, उस रुपए से आप दवाई भी खरीद सकते हैं, उस रुपए से किसी योग क्लास करने की फीस भी चुका सकते हैं। चॉइस आपकी, उस रुपये का क्या यूज करते हैं। उसी तरह हमारे शरीर की जो हीलिंग पावर है, जो प्राण शक्ति है, उसका आप क्या यूज करते हैं। हम उसका सबसे पहला मिसयूज ये करते हैं कि जो कार्य अच्छे कामों में जो व्यक्ति लग सकता था, जिस व्यक्ति के साथ, जैसे मैं अक्सर अपने घर की गृहिणियों का उदाहरण देता हूँ, मैं चूंकि मारवाड़ी परिवार से आता हूँ तो मैं देखा हमारे घरों में इसका मिसयूज कुछ ज्यादा ही होता है। हम अपने बच्चों के लिए MBA CA बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी लड़कियां लाते हैं, तो ये साधन हमारे साथ में आया और उस साधन को फिर घर में लगा देते हैं, घर को मेंटेन करेगा जी, होम मेकर हैं आप, घर का खाना बनाइए, घर को संभालिए, उनकी उपयोगिता को यूज नहीं करते। और जो MBA CA फिर ऑफिसों में 50,000 लाख 2-2 लाख रुपए महीने का किराए पे रखते हैं, और घर में जो काम करे उसकी 50,000 की वैल्यू नहीं समझते हैं, उसको लाख रुपए भी घर में खर्च कर देते हैं, ओ मैं कमा के ला रहा हूँ, ऐसा आसान करके देते हैं। अर्थात उन शक्तियों का, उन ताकतों का, उन ऊर्जा का मिसयूज करते हैं। वैसे हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है उसका मिसयूज कहाँ करते हैं, डाइजेशन में। जठराग्नि एक शब्द है, जठराग्नि, जो हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो सूर्य से मिलता है, जो हमारे अग्नि तत्व का स्थान हमारे नाभि में बताया गया है, वहां पे ये ऊर्जा शक्ति स्थापित होती है। इस ऊर्जा शक्ति का हम यूज शरीर को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, और ऊर्जा शक्ति को हम शरीर को बीमारी से मुक्त करने में कर सकते हैं। लेकिन हम लोग उसका क्या मिसयूज करते हैं, तो डाइजेशन के काम पे लगा देते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, खाते हैं और खाते हैं और खाते हैं। पर हमारे परिवारों में तो अक्सर माताओं बहनों को तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक कोई बेटा बहू पति जो भी है कोई ढंग से खा नहीं ले, आज तो तूने कुछ खाया नहीं, ये खा लो वो खा लो, नहीं, उनका सारा प्रेम खाने में ही झलकता है। और ये जो डाइजेशन का अतिरिक्त बोझ हम शरीर को देते हैं, यही हमारी सारी हीलिंग पावर को लेके चला जाता है। क्योंकि ये ताकत तो ताकत है साहब, ऊर्जा चाहिए सबके अंदर। आपके पास में एक पेट्रोल है, एक डीजल भरा हुआ टैंक है, आप चाहे तो जनरेटर चला लें, चाहे मोटर चला लें, चाहे गाड़ी चला लें, कुछ भी चला लें, तो वो जो पावर हमारे अंदर थी हमने उसको डाइजेशन के काम में लगा दिया। नॉर्मल डाइजेशन तो हमें ऊर्जा प्रदान करता, खाना भी उल्टा सीधा खाया, गलत समय पे खाया, गलत क्वांटिटी के साथ खाया, और फिर उसको पचाने को काम तो करना पड़ेगा। अब लोड, घर में कोई कचरा आ गया तो घर में साफ तो करना पड़ेगा। जैसे घर की गृहणियां लड़ते झगड़ते साफ करते, इतने सारे दोस्तों को ले आए, कितना कचरा बिखेर दिया, मुझे सारा काम करना पड़ता, आपको क्या पता मैं किस तरह से काम करती हूँ। तो सारे काम करने का कार्य वो करते हो, डाइजेशन हमारी सारी एनर्जी खींच के ले जाता है। हमारे सिर्फ एक साइंटिफिक टर्म है, मैं ज्यादा विस्तार में आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। हमारे शरीर में 2 मोड होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड और एक होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। फाइट एंड फ्लाइट मोड, जब हम स्ट्रेस में, तनाव में होते हैं तो हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं, अर्थात जब दौड़ते हैं या भाग लड़ते हैं तो हमें ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है, और हम दिन भर तनाव में ही लगे रहते हैं, तनाव के अंदर हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है। तो उस समय में हमारे शरीर का डाइजेशन का काम भी रुक जाता है। एक तो उल्टा सीधा खा रहे हैं, फिर तनाव ले लिया, फिर दोनों मिलकर के इतना जोरदार संगम बनाते हैं बीमारियों के आमंत्रण का, ऐसा इन्विटेशन पत्र बनाते हैं कि बीमारियां, वायरस दौड़े चले आते हैं, कि हमारी जितनी पावर है वो तो तनाव में लग गई। डाइजेशन उल्टा सीधा क्या, वो डाइजेशन भी अधूरा पड़ा है, तो सारा अंत में टॉक्सिन में बदलता जाता है, कि हमारी ऊर्जा या तो तनाव से लड़ने में लग गई या फिर डाइजेशन में लग गई। डाइजेशन भी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि जब तनाव के काम मोड में होते हैं, जब हमारी सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम चलता है फाइट एंड फ्लाइट मोड में, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में चलता है, जो शरीर की हीलिंग का कार्य करता है, वो कार्य रुक जाता है, और शरीर में इन दोनों का परिणाम होता है, शरीर में बीमारियों का आगमन और अलग बीमारियों के बाद। और फिर हम ये गलतियां एक बार नहीं करते, बार बार गलतियां करते हैं, और शरीर हमें बार बार सिम्टम भी देता है, बार बार शरीर हमारे को इस तरह की बातें भी बताता है कि देखिए आप ये जो कर रहे हो ये मत कीजिए, ये गलत कर रहे हो, ये कई तरह से हमें बार बार बताने की कोशिश करता है। क्या देता है सिम्टम, क्या संकेत देता है, हम सब सुनते हैं, हम सब देखते हैं। जब भी प्राण शक्ति हमारे टॉक्सिन्स को खुद जब हम नहीं फेंकते, जब इसके लिए हम प्रयास नहीं करते, कचरा डालते चले जाते हैं, एनर्जी का लेवल घटा देते हैं, तो हमारा शरीर फिर हमारे को अपने आप डिटॉक्स करना चालू करता है, अपने आप को, शरीर को क्लीन करने का कार्य चालू करता है। और ये क्लीन करता है तब हमारे अंदर क्या क्या लगता है। पहला लक्षण था वीकनेस, हमें कमजोरी सी लगती है। हम क्या उल्टा करते हैं, माताएं बहनें क्या करते हैं, कमजोर लगे और इसको बेटे को देसी घी खिलाओ, इसका कुछ और माल खिलाओ। लेकिन सच्चाई है जो खाया है उसको पचाने में एनर्जी नहीं मिल रही है, उसी कारण से शरीर में कमजोरी आई है, कोल्ड कफ फीवर। दूसरा कारण क्या होता है, हमारे शरीर में जब ये असंतुलन पैदा होता है, संतुलन खत्म, समत्व भाव खत्म हो जाता है, तब हमारे सिर में या तो जुकाम जल्दी लग जाता है,
या ठंड जल्दी लग जाती है या बुखार हो जाता है। अब कफ और बुखार, ठंड, ये सारे के सारे ये सिम्टम है शरीर को टॉक्सिन को बाहर निकालने। कुछ टॉक्सिन ऐसे हैं जो गर्म होकर शरीर गर्म होने से बाहर निकलते हैं, कुछ टॉक्सिन ऐसे होते हैं जो शरीर के ठंडा होने से बाहर निकलते हैं। हेडेक, माइग्रेन, सर दर्द हो जाता है, बहुत ज्यादा सर दर्द होता है। ये सब किस बात के सिम्टम है? शरीर में टॉक्सिन इकट्ठे हो गए और शरीर इनके द्वारा अपने आप को क्योर कर रहा है। याद रखना शब्द को, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। शरीर इन माध्यम से अपने आप को क्योर करे, अपने आप को ठीक कर रहा है। शरीर में, बॉडी में बहुत सारा दर्द होता है, आपको वोमिट आती है, आपको नोजिया, नाक से पानी गिरने लग जाता है। आपकी जीभ पर अंतिम लक्षण क्या होता है? आपकी जीभ पे व्हाइट एक परत सी चढ़ जाती है, एक कोटिंग सी हो जाती है जीभ पर। ये सारी चीजें इस बात की संकेत है शरीर में टॉक्सिन इकट्ठा है और आपने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, तो शरीर अपने लेवल पे प्रयास करता है। अब शरीर प्रयास कर रहा है तो भी अच्छा साफ काम कर, लेकिन हम वो एक और गलत काम करते हैं। पहले हमने गलत खाना खाया, टॉक्सिन्स बनने दिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जीवन शैली को बदला नहीं, साथ में तनाव लेकर के उस जो छोटा मोटा हमारा डाइजेशन का कार्य हो रहा था उसको भी थाम दिया, रोक दिया। फिर शरीर ने कहा चलो तुम नहीं करते, मैं अपने आप काम करता हूँ। शरीर ने अपने आप काम शुरू कर दिया, इस सारे काम किए। यहाँ पे हमने फिर एक और गलत काम किया। इस सारे काम जब जब हुए हमारे शरीर में, तब तब हमने उस कामों को भी स्टॉप कर दिया। हमारी जिस एलोपैथी का हम गुलाम बन चुके हैं, जिसके बाद किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं, रोज अपने नियम कायदे कानून बदलता रहता है, उसके पास गए, उसने जाके बुखार हुआ, शरीर ने गर्म करके टॉक्सिन को बाहर निकालना चालू किया, हमने बुखार को रोकने की पैरासिटामोल खा ली। हमारे को दर्द हुआ, हम दर्द निवारक खा ली। दस्त लगी तो दस्त रोक दी, हमारे से नोजिया जुकाम लगा तो उसको रोक दिया, उल्टी हुई तो उसको रोक दिया, हेडेक हुआ तो उसको दिया। शरीर को किसी तरह से भी ठीक होने का मौका ही नहीं दिया। अर्थात हमने वो सारे काम जो शरीर अपने आप कर रहा था वो हमने कर दिया। शरीर विशेष तौर से 4 चीजों से अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जो अंदर है स्टूल के द्वारा, अर्थात दस्त लगने लगी, डायरिया हो गया, ये हो सकता है। स्वीट पसीना निकल के शरीर बाहर निकालता है, अर्थात फीवर हो गया। हमारे ब्रीथ में श्वास के द्वारा बाहर निकाल सकता है, मतलब आपको कोल्ड एंड कफ हो गया, या हमारे मुंह से कुछ बाहर निकालना चाहता है तो वोमिट हो गई। हम चारों को ही बीमारी गिनते हैं, जबकि शरीर का क्लीनिंग प्रोसेस था, शरीर को अपने आप को ठीक करने का प्रोसेस था। लेकिन हम चारों की दवाइयां ले ली और सबसे ज्यादा मरीज डॉक्टरों के पास इसी काम के जाते हैं। शायद कई जमाने, पुराने जमाने डॉक्टर शायद इनका इलाज नहीं करते होंगे। आपको बुखार कहते थे ज्यादा बढ़ गया तो भाई पट्टी लगा लेना, इसको आने दे। दस्त लग रहा था, हाँ कहते कि साल में एक बार तो दस्त लगना अच्छा होता है। और जब कभी कभी कोल्ड कफ लग जाता था तभी वो कहते बढ़िया है, तेरी आवाज साफ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगा, तुम ये ऐसा करो, ये घरेलू औषधियां ले लो, गरारे कर लो, ठीक हो जाओगे। वोमिटिंग होती तो भी ये समझते तेरे वमन हो रहा है, ऊपर के हिस्से की क्लीनिंग हो रही है। लेकिन आज के डॉक्टर जो ये जाते हैं, हम भी जाते हैं, अरे पता है मेरे को दस्त लग रहे हैं, मेरे बुखार आ गया, 102 हो गया, मैं 4 दिन से तड़प रहा हूँ, तो आपको टेबलेट देके वही टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का शरीर का कार्य रुक जाते हैं। ये सारे के सारे क्या थी? हैप्पी डिजीज थी। ये हमारी दोस्त बीमारियां थी। जैसे साल भर में आप दिवाली की क्लीनिंग करते हैं, शरीर घर के कोने कोने को साफ करते हैं, उसी तरह शरीर ने अपनी दिवाली मनानी चाहिए, क्लीनिंग करनी चाहिए, और उसने सारे इन माध्यम के माध्यम से अपने आप को, शरीर को क्लीन करने का विचार किया। लेकिन आपने इस विचार को भी आपने वही दिवाली की सफाई क्या करनी है, तो हुआ क्या? अब कहानी आगे बढ़ती है कि नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस जो चला कोल्ड कफ फीवर वोमिटिंग डायरिया के अंदर, जो हमारे हैप्पी डिजीज थी, इन हैप्पी डिजीज का मतलब, इनका मतलब भी, इनका तात्पर्य भी, इनके होने का भी हमारे को कोई शुभ लाभ मिलने वाला था, हमने इनको रोक दिया। किसके द्वारा? मेडिसिन के द्वारा। अब जो हैप्पी डिजीज शरीर की नेचुरल डिजीज क्लीनिंग करने वाली थी, हमने उसको मेन मेड डिजीज बना दिया। अर्थात उनको अब हैप्पी डिजीज को, जो क्लीनिंग एक्चुअली जो क्लीनिंग प्रोसेस थी, अब उनको हमने डिजीज में क्रिएट कर दिया, इन दवाइयों के चलते, इनके साइड इफेक्ट के चलते। और जो क्लीनिंग प्रोसेस जो रुक गया, जो टॉक्सिन शरीर के अंदर थे, एक्यूमुलेट हो रहे थे, वो और ज्यादा बढ़ते चले गए। तो थायराइड, हाई बीपी, ओबेसिटी, डायबिटीज, पीसीओडी, माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल, साइनस, एसिडिटी, अस्थमा, आर्थराइटिस, कोरोना, इस सारी मेन मेड डिजीज हम शरीर में हमने इकट्ठी कर। याद कीजिएगा, कोरोना के संदर्भ में देखिएगा, सबसे पहले कोरोना हुआ, आपको बुखार आया था कि नहीं आया था? आपको जो बुखार आया, आपको खाने पीने की टेस्ट चला गया, और क्या क्या हुआ आप याद कीजिएगा। खाने पीने का टेस्ट चला गया, बुखार आ गया, और आपको मुंह से आवाज निकली बंद हो गई, आपका रेस्ट का बाहर नहीं निकल, रेस्ट करना है, शरीर में ताकत नहीं बची, वीकनेस आ गई। ये सारे शरीर को अपने क्लीनिंग करने के तरीके थे। हमने सबसे पहले क्या रोका? जिस डॉक्टर है कुछ नहीं, आज तो हर बंदा डॉक्टर बना हुआ है साहब, अरे पैरासिटामोल घर में रखो,
वो मेरी आज बहन का फोन आया, मेरे घर में बेकार होने लगा, मैं तो रात को ही डोलो लेना शुरू कर दिया, मैंने रात को ही पैरासिटामोल लेना शुरू कर दिया। अर्थात शरीर में कोरोना वायरस आया, शरीर की डाइजेशन पावर, हीलिंग पावर कमजोर थी, और हम सब ने मिलकर के क्या किया, उस डाइजेशन पावर में जो कार्य चल रहा था उसको और रोक दिया। और हमने जाकर बुखार की दवाइयां ले ली, जुकाम की दवाएं ले ली, अलग तरह के स्टेरॉइड्स ले लिए, और सारे कार्यों को वहीं पे स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के साथ ही उस कार्य को जिसका विरोध करने, जैसे कोई सेना भारत में आक्रमण कर रही है, देश में सेना आक्रमण कर रही है। आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आवाज है, थैंक यू चेरी, प्लीज आप चेक कीजिए आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो देश की सेना पे आप समझ लीजिए कोई आक्रमण कर रहा है, देश की सेना को कोई तकलीफ दे रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हमारे जो हमारे भेद, उन दुश्मन देश के भेदे गए कुछ किया, उन्होंने सेना को पीछे कर दिया, और वो सेना आगे चलती आती चली गई, और वो सेना ने पूरे देश पे आक्रमण कर लिया, अधिकार कर लिया। यही कोरोना के समय हम सब में आ रहा है। जब हैप्पी डिजीज आई, कोरोना आने पर सबसे, कोई भी शरीर में कीटाणु आए, सबसे पहले हैप्पी डिजीज उसका मुकाबला करती है, और उस मुकाबला करने का कार्य हमने उसको करने नहीं। फिर उसको मेन में डिजीज, जिसको कोरोना नाम दो, थायराइड नाम, इनको सारी को एनसीडीज भी कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिनको लाइफस्टाइल एलसीडी भी कहते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज भी कहते हैं। ये सारी हमने क्रिएट की। फिर इनके लिए फिर दवाइयां ली। देखिए दुकानदारी चल निकली है, पहले आपको जो जरूरत नहीं थी तब आपने दवाइयां ली, उन दवाइयों का साइड इफेक्ट से वो मेन मेड डिजीज बन गई, और मेन मेड डिजीज को फिर आपने दवाइयां ली, फिर डिस्ट्रक्टिव डिजीज, जो विध्वंस करने वाली बीमारियों में इनका निर्माण हो गया, जो कैंसर हो, ट्यूमर हो, पार्किंसंस हो, एड्स हो, ट्यूबरोक्लाइसिस हो, और कोरोना से बढ़कर के और अनेक बीमारियों में ये कन्वर्ट होती चलेगी, जो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक और अलग अलग तरह की बीमारियों में कन्वर्ट होती चलेगी। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? वहीं से, जहां शरीर की हीलिंग पावर का मिसयूज किया, शरीर ने अपने आप को क्लीन करना चाहा, हमने उसको क्लीन नहीं करने दिया, उसको रोक दिया, तो मेन मेड डिजीज बनी, उनको फिर दवाइयां दी, तो वो डिस्ट्रक्टिव डिजीजें बन गई। तो अब करें क्या? सो व्हाट टू डू, करना क्या है? समस्या समाधान हो गया, समस्या समझ में आ गई, पहला स्टेप, टेक आउट द वेस्ट। शरीर में जो वेस्टेज है उसको बाहर निकालना होगा, और कोई हल नहीं है। वो जो आपके पास डस्टबिन पड़ा है, उसमें कितनी आप दवाइयां छिड़के, कितनी भी सुगंधित चीजें छिड़के, वो दस्त खत्म नहीं होंगे। 2-4 दिन के बाद में वो फिर बदबू मारेगा, इस बार और ज्यादा बदबू मारेगा। आप किसी भी बहन को ले जाके, नए जमाने की बच्चियां आती हैं, बदबू आ रही है, स्प्रे लाया, सब जगह स्प्रे कर दिया, थोड़े दिन बाद फिर और ज्यादा, अरे मैं तो इतना स्प्रे किया, फिर दुकानदार ने बेवकूफ बनाया, अभी नया वाला स्प्रे है, ये लेके जाइए, आपकी बदबू चली जाएगी। वहां जाके वो छिड़का, बाकायदा बदबू चलेगी, लेकिन 3 दिन बाद और बड़ी होकर के बदबू निकल के आई। तब किसी समझदार ने समझाया, भाई इस डस्टबिन को खाली कर, इस कचरे को फेंक, तभी बदबू जाएगी। हमारे शरीर का डस्टबिन भी खाली करना होगा, इन टॉक्सिन्स को बाहर फेंकना होगा, तभी बाहर जाए। पहला काम डस्टबिन को खाली करना, और फिर उसको राइट फूड से भरना। दूसरा स्टेप, टेकिंग राइट फूड। तो इन दोनों चीजों पे बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे हमारे विश्व में जितने धर्म है, वैसे तो अगर कहूँ तो सारे धर्म 5200 साल पहले जब भगवान कृष्ण ने गीता की, तब कोई विश्व में धर्म ही नहीं था। तो सारे धर्म एक ही जगह से निकले, एक ही, हमें गर्व है कि धर्म सब एक ही जगह से निकले हैं। कि 2500 साल पहले क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म चालू हुआ, बुद्धित्व को 2500 साल हुआ, जैन धर्म को 2600 साल हुआ। तो निश्चित रूप से ही कोई धर्म नाम की कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी। तो सभी रिलीजन में, उसके बाद भी सभी रिलीजन में कहीं ना कहीं फास्टिंग के, उपवास के बेनिफिट को बताया गया है। हर रिलीजन में इसको मेंशन किया गया है कि हमारे हर धर्म में, पृथ्वी में जितने भी धर्म है, सब में फास्टिंग का। फास्टिंग का तात्पर्य क्या है? शरीर की हीलिंग पावर को स्टार्ट कर देना। अर्थात वेस्ट को बाहर निकाल, जब वेस्ट को बाहर तभी निकालोगे ना जब नया कचरा डालने बंद करोगे। भगवान कृष्ण भी गीता में, महाभारत में यही कहते हैं, को जो रेगुलरली फास्ट रखते हैं वो सारे तरह के पापों से फ्री हो जाते हैं। अब लोग पापों से मतलब पता नहीं किस जन्म के किन पापों को याद करते हैं। जो मैंने उल्टा सीधा खा के टॉक्सिन इकट्ठा किया है, वो भी तो पाप ही है। वो कहते हैं न केवल वो काम हो जाते हैं, बल्कि वो जीवन में कितनी तरह भी गलतियां की हो, उन सब गलतियों से मुक्त हो जाते हैं जब फास्टिंग करते हैं। कभी आपके घर में कोई जानवर है, तो आपने देखा होगा कि जब जब वो बीमार पड़ता है, तब तब खाना खाना बंद कर देता है। नहीं पड़ा तो एक बार चेक कर लेना। हमारे यहाँ बीमार पड़ते हैं तो खाना, अलग तरह का खाना, अलग हिसाब का खाना, टेस्ट नहीं आ रहा है तो अलग तरह का खाना, मेरे को टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन खाना खाना कोई बंद नहीं करता। अपनी हीलिंग पावर को स्टार्ट करने कोई कार्य नहीं करता।
जब शरीर में डाइजेशन ने इतनी सारी एनर्जी खा ली है तो उसको डाइजेशन के काम से हटा देंगे, हीलिंग का मोड शुरू हो जाएगा, लेकिन उस पर नहीं जाते। जो ही हम फास्टिंग करते हैं, अर्थात शरीर को नए डाइजेशन का कार्य जब भी हम नहीं देते हैं, तब तक हमारे शरीर में डीप ये 12 तरह के कार्य, 10 तरह के कार्य हमारे शरीर में घटने लग जाते हैं। हमारे डीप डिटॉक्स होता है बॉडी का, हमारा वजन ऑप्टिमम हो जाता है, वो 8 जो गलतियां थी ना वो निकलने लग जाती है, हमारी स्किन ग्लो क्लियर और ग्लोइंग होने जाती है, आंखें चमकती है, हमारी भूख शार्प हो जाती है, हमारे शरीर में लोच बढ़ती है, एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है, मेंटल क्लियरिटी आ जाती है, पीस ऑफ माइंड आती है, और हम सब आगे बढ़ करके आध्यात्मिक प्रगति की तरफ भी अपने कदम बढ़ा देते हैं। ये सिर्फ किससे हुआ? शरीर का जो कचरा हटा, टॉक्सिन हटा, तो हमने क्या किया? फास्टिंग के माध्यम से टॉक्सिन निकालने का कार्य शुरू किया, शरीर में बाहर निकले। जो ही हमने खाना बंद किया, डाइजेस्ट सिस्टम को रोक दिया, तो जो बचा हुआ सामान था वो धीरे धीरे इसे ही निकास होने लग गया, आगे बढ़ने लग गया। तो पहला कार्य किया हमने वेस्टिंग को बाहर निकालने का। तो ये फास्टिंग के कई तरीके हो सकते हैं, उन फास्टिंग के साथ साथ कुछ और तरीके अपनाते हैं तो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। ये सामान्य दिनों की बात करता हूँ, कोरोना में उन कई चीजों को इसमें इस्तेमाल करेंगे, कईयों को भी नहीं कर पाएंगे। पहला 16 आवर फास्टिंग, हमारे जैन धर्म से अनेक धर्मों में लिखा हुआ है, कि गीता में भी लिखा हुआ है, रात को अगर अपच खाना घर में पेट में रह जाता है तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। 16 घंटे की फास्टिंग का नियम है, पहला सूत्र आज का जो आपने घर लेके जाना है। अर्थात शाम को 6 बजे बाद आपने अन्न नहीं ग्रहण करना, सुबह 10 बजे तक अन्न नहीं ग्रहण करते हैं तो हमारे 16 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो ये अगर हम ये 8 बजे 6 से लेकर 8 बजे तक, 8 बजे खाया तो सुबह 10 बजे तक, ये 16 घंटे अगर हम पूरे कर देते हैं तो हमारा कार्य पूरा हो जाता है। 10 6 16 घंटे, 6 से 10 का अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो कितना खाना खाया है, कैसा भी घटिया ज्यादा समय पचने वाला खाना खाया है, 16 घंटे में सारा मामला क्लियर हो जाएगा। और फिर भी एक टॉक्सिन बचे हुए, तो एनिमा एक बहुत सुंदर माध्यम है। अब 10 5 दिन 7 दिन 8 दिन अगर आप अभी स्वस्थ हैं और आप कोरोना का मुकाबला करना चाहते हैं, मैं नहीं कहूँ कोरोना के समय में आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी इसको नहीं करें, लेकिन आप अगर अस्वस्थ हैं, क्योंकि करने के लिए कोरोना के समय भी एनिमा लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी पुरानी जानकारी, पुरानी साधना जरूरी होती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो अपने शरीर के टॉक्सिन्स को निकाल के मुकाबला करने के लिए तैयार कर दीजिए अपनी हीलिंग पावर को, एनिमा को जीवन में यूज कीजिए। वेट पैक, गर्म ठंडे पानी की पट्टियां अपने माथे पे, अपने गले पे और अपने कमर पे, इन जगह पे आप व्हाइट कपड़े का कपड़ा बांध करके गर्म ठंडा, एक बार गर्म और एक बार ठंडा करके पट्टियां बांधते हैं, तो शरीर का तापमान, जो अंदर बाहर का तापमान का असंतुलन है, वो असंतुलन शरीर में बीमारियों को बाहर थ्रो करने में मदद करता है। फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत हल्का, आज हम एक एक्सरसाइज की बात भी करेंगे जो साधारण तरीके से सब समझ सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज को हम जीवन में स्थान दें। सात्विक फूड का है, सात्विक अर्थात जितनी जिसमें नेचुरलिटी है वो सात्विक फूड का। कई सारे भाग है सात्विक फूड, कभी अधिक विस्तार में कभी आगे बात करेंगे, लेकिन जो जो प्रकृति से जितने नजदीक फॉर्म में है, जैसे फल सबसे नजदीक है, सब्जियां सबसे नजदीक है, अनाज थोड़ा कम दूर है लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जो तेल में भी रिफाइंड कर दिया, आटे में भी मैदा बना दिया, गुड़ का चीनी बना दिया, तो ये सारे सारे सात्विक फूड से खत्म हो गए। फिर इनको फ्राइड कर दिया, इनको बेक कर दिया, इनको स्टीम कर दिया, इनको कुकर में डाल दिया, तो इसके अंदर से फिर आपकी धीरे धीरे नेचुरलनेस चलती चली जाएगी। और जो कोरोना के समय में जो अगर एनिमा और वेट पैक को छोड़ दें तो बाकी चारों ऐसे काम हैं जो हमारे इस कोरोना के समय में बहुत सारे काम आएंगे। सन बातें, ऊर्जा, जब शरीर में ऊर्जा कम है तो हमें ऊर्जा उधार लेनी है, ऊर्जा जहां से भी मिलते लेना पड़ेगा। जैसे आप ऑक्सीजन लेने सब जगह जा रहे हैं, विश्वास कीजिएगा, आप सुबह शाम अगर सन बाथिंग कर लेते हैं, सन गेजिंग कर लेते हैं, तो आपको किसी तरह ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी। तो ये 6 ऐसे सूत्र हैं, 6 को पालन कर पाए अति उत्तम, नहीं तो कम से कम 4 सात्विक फूड, 16 घंटे की फास्टिंग, 6 बजे बाद खाना नहीं, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज, जिसमें प्राणायाम की बात भी हम आज करेंगे, और सन बाथिंग, सूर्य स्नान करें, तो हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का कार्य संपन्न होता चला जाएगा। हमारा शरीर जैसे कि हम जानते हैं पंचभूतों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसके आधार पर हमारी प्रकृति और दोष बने हुए हैं। वात पित्त कफ, 3 तरह की प्रकृतियां बनी हुई है जो इन्हीं से मिलके बनी है। जैसे एयर और आकाश और वायु तत्व से मिलाकर के वात बना है, पित्त हमारा अग्नि और जल को लेके बना है, और कफ पृथ्वी और जल को लेके बना है। हमारा जो कोरोना है ये वात और पित्त का कफ
वात और कफ का मिक्स माना जाता है। अर्थात स्टार्ट ये शरीर के अंदर आता है तो वात से शुरू होता है और फिर जाके कफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस जगह पे कोरोना है वो कफ की जगह मानी जाती है, तो वात और कफ का मिश्रण माना जाता है। तो स्टार्ट में इसमें वात संबंधी इलाज किया जाता है, बाद में कफ संबंधी इलाज किया जाता है। तो वात दोष से शुरू होकर वात कफ मिश्रित दोष में जाकर के संपन्न होता है। फिर ये पानी का रूप लेकर के शरीर में सॉलिड बनता चला जाता है, जम जाता है, तो यही कफ का रूप ले लेता है। तो इन चीजों को हम पंच तत्वों को समझेंगे, उनको शुद्धि करेंगे, तो वात पित्त कफ की भी शुद्धि अपने आप होती चली जाएगी। तो आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त और कफ जो मैं आपको बता रहा था, ईथर और एयर का वात, फायर बनेगा आपका पित्त, फायर और वाटर से बनेगा पित्त, और कफ बनेगा एयर और अर्थ से पित्त बनेगा। जब हमारे शरीर में जो हर तत्व का अपना अपना रोल है, ये आकाश तत्व जो हमारे शरीर में जो खाली स्थान है उसको आकाश तत्व कहते हैं। ये हमारे शरीर में लाइटनेस लाता है, खुद सबसे हल्का वही तो है। एयर जो है हमारी ड्राइनेस को, फटीग, वाइब्रेशन, ट्रांसपेरेंसी, लाइटनेस ये भी लाता है, ये भी हल्का तत्व है। फायर क्या करता है? बर्निंग, डाइजेशन, हमारी लाइटनेस चली जाती है। टेक्सचर, क्लियर, हमारा शरीर का रंग ये तय करता है, हमारे शरीर का टेक्सचर ये तय करता है। पानी तत्व हमारे से मॉइस्चराइजिंग करता है, लुब्रिकेंट्स बढ़ाता है, डिटॉक्स करने का कार्य भी करता है। जब वाटर तत्व कमी होती है शरीर में डिटॉक्स भी बढ़ जाता है। और जब कफ जमता है तो वाटर, ये पानी भी कहीं न कहीं डिटॉक्स बढ़ने का कार्य भी रोक देता है। पृथ्वी तत्व हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी कोशिकाओं को निर्माण करने के लिए, शरीर के अंगों के निर्माण के लिए, स्टेबिलिटी के, शरीर में जहां भी हेवीनेस है वो सारी पृथ्वी तत्व के कारण होती है। तो ये संक्षेप में मैंने आपको बताया, बड़ा विस्तृत ये विषय है। तो हम कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं जो कोरोना के समय में अब और भयावह हो गए। इस देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिनको मैंने बताया हैप्पी डिजीज को हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कन्वर्ट कर दिया, जिनमें आपका डायबिटिक, कैंसर, ये कोरोना, जिसको कार्डियो रेस्पिरेटरी, कोरोना को ARDS कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, एक्यूट रेस्पिरेटरी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र, तो उस क्रोनिक श्वसन तंत्र की बीमारी कोरोना पकड़ लीजिए, और हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, या आपका ब्लड प्रेशर लो हाई होना, या कार्डिक पेन कह लीजिए, ये सारी की सारी मिलकर के हमारे शरीर देश में अभी जो आज कोरोना इतना भयावह क्यों हो गया है? कोरोना ने जिस जगह अटैक किया है, जिस बॉडी पे अटैक किया है, वो बॉडी पहले से ही बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त थी। आज देश भर में आंकड़े कहते हैं कि कोरोना से 2 लाख लोग एक साल में मरे। साथियों, एक WHO के गाइडलाइन के अंतर्गत, भारत सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत हॉस्पिटलों का आ गया, जिनकी भी श्वास रुकने या हृदय गति रुकने से डेथ हो रही है, उन सबको आप कोरोना अकाउंट में डाल दो। साथियों, 90% डेथ्स हृदय गति रुकने के कारण ही होती है। चाहे हाइपरटेंशन की बात करें, चाहे डायबिटीज की बात करें, चाहे कोरोनरी डिजीज की बात करें, तो ये डिजीज तो बढ़ करके दिखनी थी, ये मौतें तो बढ़ करके दिखनी थी। हाँ, कोरोना ने भी आघात पहुंचाया है, क्योंकि इन बीमारियों के साथ जब कोरोना का मिश्रण हुआ तो ये बीमारियां सीवियर होती चली गई। ये छोटी बीमारियां जो मेन में सिंपल डिजीज थी, डिस्ट्रक्टिव डिजीज बन गई, क्योंकि कोरोना का इसके साथ मिश्रण हुआ। कि श्वास जो ऊर्जा है, कोरोना ने उसी ऊर्जा को रोक दिया, जो शरीर में शुद्धि का काम करती था उसी ऊर्जा को रोक दिया। और इस सब के साथ मिलकर के हमारे जीवन में इसका ये बीमारियां आई। और इन बीमारियों का एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं कि 72.96 मिलियन केस आते हैं टाइप 2 बीडी। ये मिलियन का मतलब, एक का मतलब 10 लाख होता है, 7 करोड़ से 72 मिलियन का मतलब 7 करोड़ टाइप 2 डिजीज के केस हमारे भारत में। अर्बन एरियाज में, शहरों में तो और ज्यादा है, 10 से 14% है, गांव में 3 से 7%, इसलिए गांव में कोरोना कम फैला है। और ये देखा जाए तो इससे भी ज्यादा इक्वल और उससे ज्यादा हाई डिजीज नंबर आने वाले समय में होने वाली है, दुगना जल्दी ही होने वाला है। हर घर में डायबिटिक हो रहा है। स्टडीज ये कहते हैं साउथ इंडिया, महाराष्ट्र में, तो जहां पे भी कोरोना बहुत ज्यादा फैला है, 9.5% 22% तक ये कोरोना गया है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, जो सूर्य ऊर्जा नहीं लेने के कारण हो रही है, जो AC में ज्यादा समय बिताने के कारण होती है, वो 47% लोगों को भारत में हो चुकी है। और ये सारी की सारी बीमारियां हमारे स्वास्थ्य, हेल्थ और वेल्थ, जेब दोनों पे भारी है। कि 44.2% हमारे GDP इन्हीं को बचाने में खर्च हो जाती है। 39% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में इस 4.2% का इस NCDs में खर्च होता है, जिसको संख्या में बात करें तो 4.6 ट्रिलियन, जिसको अरब कहते हैं। 10 करोड़ का मिलियन होता है, उसका बिलियन 10 करोड़ का होता है, 10 अरब का ट्रिलियन होता है, वो भी डॉलर में बात करें, इतना सारा खर्चा भारत इस पे कर रहा है। इससे पता नहीं भारत की गरीबी कितनी बार खत्म हो सकती थी, लेकिन हमारा सारा खर्च इस NCDs पे हो रहा है। और कोरोना ने
इस खर्चे को कई गुना और बढ़ा दिया है। वापस अगर वेलनेस के अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, तो हमने सेशन इम्यूनिटी स्टार्ट किया था। इम्यूनिटी हमारे शरीर की वो चीज है जो हमारे शरीर को सब बीमारियों से मुक्ति दिलाती है। हमें बीमारियों, वायरल बैक्टीरिया जिसका नाम आज का कोरोना है, उसको एक नाम बदल बदल के बैक्टीरिया आते ही रहते हैं। कभी कोरोना नाम है, कभी सार्स है, कभी इबोला नाम है, किसी इसका H1N1 नाम है, कभी इसका हेपेटाइटिस बी नाम था, कभी इसका एड्स नाम था। अलग अलग तरीके से ये हमारे शरीर को प्रभावित करते रहते हैं। इम्यूनिटी लेकिन किसी पिल से नहीं मिल सकती। ये एक रेगुलर प्रोसेस है कि आपने कुछ दवाई खाई और इम्यूनिटी, अभी बीमारी आएगी तो उनको कौन करेगा? हमारे शरीर की एंटीबॉडीज, हमारे शरीर की इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी हमारे जीवन शैली पर निर्भर करती है। उस जीवन शैली के कारण हम, हाँ, आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिससे इम्यूनिटी बिल्ड की जा सकती है। एलोपैथी में ऐसी कोई दवाई नहीं जिससे इम्यूनिटी बनाई जा सकती है। तो हम समझना होगा उन कारणों को जिनसे हमारी इम्यूनिटी बनती है। हमारा खाना इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। हमारा डेली रूटीन, दिनचर्या हम किस तरह से कर रहे हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी ब्रेक होती है। विशेष तौर से अगर नींद कम ले रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी प्रभावित होती है। हमारा मेंटल स्टेटस हमारी इम्यूनिटी को तोड़ता है, दरारें डाल देता है। अगर निगेटिव इमोशंस है, नकारात्मक भाव ज्यादा है, इवन डर भी हमें अगर जीवन में ज्यादा आता है, तभी हम इम्यूनिटी को कहीं कहीं ब्रेक करते हैं। आइए, ये मैंने विषय की कुछ विषय वस्तु रखी। 5 चीजों के आधार पे हम लोग अब इस विषय को परखने की कोशिश करते हैं, इस विषय को जानने को जीवन में कहाँ बदलाव लाए। खान पान, हमारा खान पान अगर शुद्ध है तो विश्वास कीजिएगा हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, हमारी एंटीबॉडी बनती रहेगी, और ये हमारी एंटीबॉडी हर बीमारी का मुकाबला करती रहेगी, क्योंकि हमारी हीलिंग पावर वो बरकरार रहेगी। वो डाइजेशन के कार्य को ज्यादा दुभर, ज्यादा मुश्किल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते हुए उसको सिंपल कुछ एनर्जी डाइजेशन में खर्च होगी, बाकी सारी एनर्जी हीलिंग में खर्च होगी। 10 इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स हैं जो कोरोना में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है सिट्रस फ्रूट। हमारा शरीर का पीएच लेवल एसिडिक और एल्कालाइन 2 चीजों में बदलाव होता है। 7.45 से नीचे या 7.35 से नीचे एसिडिक कहलाता है, उससे ऊपर एल्कालाइन कहलाता है। और एक कोरोना है वो एसिडिक बीमारी है। अब इसको अल्कालाइन फूड, जिसको जिंक भी कहते हैं, जिंक फूड आप जितना खाएंगे, जितना लेवल अल्कालाइन खाएंगे, मैं लिस्ट आपको और भेज दूंगा, पूरे स्किन का पीएच लेवल क्या होता है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। वो फूड जब खाएंगे तो कोरोना पे अटैक होगा। अर्थात जिस माहौल में रहना चाहता है, जैसे कोई आदमी कीचड़ में रहना चाहता है और कीचड़ आपने खत्म कर दिया तो सुअर वहां उसकी भाग जाएगा वहां से। उसी तरह ये एसिडिक में अगर एसिडिक चीजें खाते रहे तो कोरोना जमा रहेगा, उसको माहौल मिलता रहेगा। और आपने जो ही अल्कालाइन फूड, हमारे राजेश सरावगी जी अल्कालाइन पानी हमेशा अपने बिना कोरोना भी अपने उसमें रह के पीते रहते हैं। पानी के अंदर अल्कालाइन बनाना आजकल मशीनों से ही बनने लग गया, लेकिन बहुत सिंपल तरीका है। आप अपने पानी के अंदर लौकी, नींबू और गाजर, कोई भी सब्जियां, इवन मैंगो तक डाल सकते हो, उसका भी पीएच लेवल 9.7 होता है। उन सब चीजों को डाल करके उस पानी को पीजिए आप, आपका अल्कालाइन पानी बढ़ेगा, कोरोना से मुक्ति पाएंगे। तो राजेश जी, इस सूत्र को जो आप अपनाते हैं अभी भी अपनाते रहिए, और इन खानों के द्वारा हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे सिट्रिक फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फ्रूट हैं, हम लोग एक डाइट प्लान के बारे में आगे बात करेंगे। वेजिटेबल्स, इनके अंदर हमारा अल्कालाइन लेवल बहुत अच्छा है। लौकी, टमाटर, क्या बोलते हैं इसको, कुकुम्बर, इन सब में बहुत सुंदर होता है। और कुछ पाइनएप्पल, ये तीनों फल फ्रूट की बात, कुछ चीजें हमारे खाने में और बनी हुई है जिनको हम लोग फाइटोकेमिकल्स कहते हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टर फूड कह सकते हैं। जैसे हल्दी, गरारे से लेकर के, खाने से लेकर के, दूध में डाल करके अलग अलग तरह से हल्दी को प्रयोग कीजिए। अदरक, जिंजर, ये भी बहुत सुपर फूड है, इसको इस्तेमाल कीजिए, शरीर की बहुत सारी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। ये हमारे अल्का लेवल को बढ़ाएगी और साथ में ये हथियार बन के हमला भी करेगी। गार्लिक, जो अगर खाते हैं लहसुन, तो बहुत सुंदर अभी ये कार्य करने वाली इम्यूनिटी बढ़ाने का। व्हाइट ग्रास, ये एक अद्भुत चीज है। हमारे जो गेहूं होता है, उसके गेहूं के जवारे, घर में इनका जूस निकाल कर आप पी लें, विश्वास कीजिएगा इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त बढ़ेगी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। दही, इस वक्त नेचुरली 2 बजे से पहले पहले लीजिएगा खाने तक। सुबह आप खाने से पहले, सुबह आप लस्सी के रूप में ले सकते हैं, खाने के साथ इसको छाछ के रूप में ले सकते हैं। तो इस समय में योगर्ट भी, दही भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, अल्कालाइन बढ़ाने में मदद करेगा। बेरीज कोई भी मिलते हैं तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूर अभी आ रहे हैं, वो भी बेरीज का एक ग्रुप है, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सीड्स, जैसे आपके अलसी के सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स होते हैं, ये इनके अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जिनको अभी आज की बात करें तो नट्स की भी बात साथ डाल सकते हैं,
1-2 पीस आपने अखरोट, बादाम, इनको भी आप भिगो करके ले, रात भर भीग जाते हैं तो इनके ऊपरिंग कवरिंग हट जाती है, तो शरीर में इम्यूनिटी बनाने का बहुत सुंदर कार्य करते हैं। इन सबको ले सकते हैं। फ्रूट की बात हमने करी। ये सारे हमारे खान पान के मोटा मोटा आंकड़ा था जो मैंने आपके सामने। बेसिक मुद्दा यह है कि हम लोग एसिडिक फूड को कम करें, क्योंकि कोरोना एसिडिक है। एल्कलाइन फूड को बढ़ाएं, जिंक को बढ़ाएं, तो जीवन आगे बढ़ सकता है। एक और बात मैं आपके खाने के संबंध में करना चाहूँ। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। अभी हमने बात कर चुके हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हम कर क्या रहे हैं? शरीर को हम लोग सिर्फ एक ही खाना दे रहे हैं, पृथ्वी तत्व का। थोड़ा बहुत कभी कभार जल तत्व दे देते हैं। उसके ऊपर वाले तत्व फायर, एयर और ईथर को हम इग्नोर करते चले जाते हैं। देखिए साहिबान, जब आपको कपड़े पहनने हो तो आप टॉप ब्रांड का पहनते हो। हमारे यहाँ बहुत सारे सज्जन बैठे हैं जो ब्रांडों के प्रति बड़े सजग है। हम तो रेडीमेड का कार्य करने वाले तो ब्रांड के बारे में बड़ी वैल्यू ध्यान में रखते हैं। तो साहब ये टोमी का ही मुझे अंडरवियर पहनना है, मुझे पेंट ली की पहननी है, ये लिवाइस की ही मैंने जीन्स पहननी है, ये ख्याल रहता है अच्छा ब्रांड है। लेकिन यही जो अच्छे ब्रांड को पसंद करने वाले लोग जब खाने की बात करते हैं सबसे हल्का ब्रांड खाते हैं। आप में से कई लोग चौंक रहे होंगे, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो अच्छा खाना खाता हूँ, मुझे हल्का ब्रांड का खाना क्यों बता रहे हैं? मैं तो ऑर्गेनिक फूड खाता हूँ, मैं बढ़िया फूड खाता हूँ, अच्छे होटल का खाना खाता हूँ, अच्छी तरह पका के खाता हूँ, फिर मुझे हल्का फूड। अरे भाई, आप जो कुछ भी खा रहे हैं वो आप पृथ्वी तत्व ही खा रहे हैं। ये फूड का ग्रेड ऐसे लो से अप होता है। सबसे नीचा खाना पृथ्वी तत्व का खाना, उससे इंप्रूव्ड खाना जल तत्व है, उससे इंप्रूव्ड की बात करें तो अग्नि तत्व है, उससे इंप्रूव्ड की बात करें तो वायु तत्व का खाना, और उससे इंप्रूव्ड की बात करें तो आकाश तत्व का खाना। अगर आपने अगर ब्रांडेड लाइफ जीनी है साहिबान, तो पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व और अग्नि तत्व का खाना खा के देखिए, आपका जीवन कितना ब्रांडेड हो जाएगा, कितनी दवाई से, बीमारी से मुक्त होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। जितने भी प्लांट बेस्ड फूड है, अर्थ फूड होते हैं, अब उनको भी हम लोग अगर सेम फॉर्म में खाएं तो इतना नुकसान देने। सेम फॉर्म का मतलब, क्योंकि वो सब सूर्य के द्वारा ही पके होते हैं, उसमें जल तत्व नहीं हो तो कोई फल सब्जी कुछ पकती नहीं है, तो जल तत्व उसमें ऑलरेडी है। और अग्नि तत्व के बिना कोई पकता नहीं, चाहे अनाज पकाना हो, चाहे सब्जियां पकानी हो। तो ये सन कुक्ड होते हैं, जिनको अनकुक्ड बोलते हैं, एक्चुअली वो सन कुक्ड फूड होते हैं, उनको उस फॉर्मेट में ले लो तो पृथ्वी तत्व भी बहुत सुंदर ब्रांडेड फूड है। लेकिन उनको तल करके, उनको अलग अलग फॉर्म में बना करके, उनमें अलग अलग चीजें डाल करके, नॉन वेज डाल करके, तो उसको और गंदा कर देते, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व उसमें है ही नहीं, कि उसमें कोई तत्व ही नहीं है। मृत व्यक्ति में कोई तत्व नहीं होता, उस तत्व के खाना खाते हैं। पृथ्वी तत्व क्या खा रहे हैं वो मैटर करता है, लेकिन पृथ्वी तत्व में कमियां होती है, उनकी शुद्धि होती है जल से और अग्नि से। पृथ्वी तत्व की कमियां, जल पृथ्वी तत्व की टॉक्सिन आए। आपने अगर बहुत सारा स्वच्छ पानी पिया, जिसके अल्कालाइन पानी की बात की हमने, हम एक चार्ज पानी की बात करेंगे। पानी को कैसे सूर्य की किरणों में चार्ज किया जाता है, उस चार्ज को सन चार्ज पानी कहते हैं, वैसा पानी पिए। हम पानी को उबाल करके पिए तो पृथ्वी तत्व की कमियां भी शुद्ध होगी, पानी से जनित कोई बीमारियां भी नहीं उत्पन्न होगी। तो वाटर रिच फूड जितने भी खाते हैं, जैसे फल हैं आपके, जिनमें 80-90% पानी, वाटर मिलोन की बात कर सकते हैं, आजकल मस्क मिलोन, खरबूजा आ रहा है, या आम आ रहा है, अंगूर आ रहे हैं, सारे के सारे फ्रूट आपके वाटर रिच फूड है, जो पृथ्वी तत्व से थोड़े थोड़े का कई गुना ज्यादा लाभदायक है। एक एक तत्व जो आगे बढ़ रहे हैं, आपका खाने का क्वालिटी बढ़ रहा है। अर्थात रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये आपका अर्थ बेस्ड हो गया, जो पौधों से बना हुआ है, जिसमें पानी का तत्व कम होता है, उसमें कई कमियां रहती है, कई अशुद्धियां रहती है, गलत तरीके से पकाने और खाने से कमियां कई गुना बढ़ जाती है। उनकी शुद्धि करने के लिए पानी को लेना होगा, लेकिन पानी वाटर रिच फूड को लेंगे तो उसमें कमियां नहीं होती है, तो आप एक ग्रेड और आगे बढ़ सकते हैं अपने फूड को प्लांट बेस से वाटर रिच फूड। अब प्लांट बेस से नीचे भी कई फूड है, जिनको जंक फूड कह सकते हैं आप, जिनको नॉन वेज कह सकते हैं, वो तो तमो, उन फूड की तो हम यहाँ बातें भी नहीं करना चाहते कि वो फूड तो किस तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करते। इन दोनों की शुद्धि करता है तीसरा फूड, जो सन से मिलता है, जो ऊर्जा का साक्षात स्रोत है, जिसके बिना पृथ्वी और जल तत्व का भी कोई शुद्धिकरण संभव नहीं, उनका भी कोई विकसित होना संभव नहीं। न पेड़ न अनाज लगेगा, न फल उगेंगे अगर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी। बीज खाली रह जाएंगे, उन्हें बीज तभी आएगा जब बहुत सारी बारिश हो जाए। आपने कभी देखो, ज्यादा बारिश में भी आपके पौधों में, आपके बालियों में बीज नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य की किरणें जब तक नहीं पड़ती तब तक पौधों का विकास नहीं होता। तो अग्नि तत्व है, इन दोनों से शुद्ध तत्व है। अब इसको कैसे लें? सन गेजिंग और सन बाथिंग। सिर्फ 1.5 घंटा अगर आप सूर्य के सामने बिता दें
तो आपके शरीर में इन दोनों तत्वों की शुद्धि हो जाएगी। जो टॉक्सिन्स है उनका मुकाबला कोरोना के समय में ये रामबाण औषधि आपका सन बाथिंग। तीसरा, जो दोनों क्वालिटी के फूड फेल हो गए इस कोरोना के आगे, तो हमें नए हथियार लाने होंगे। उस पहला हथियार है सन बाथिंग, आई गेजिंग। सुबह सूर्योदय के समय 15 मिनट सूर्य की तरफ आंखें से आंखें मिला के देखिए, बड़ा आनंद आएगा साहब। और फिर 8 से 9 बजे के बाद मिनिमम कपड़ों में, अर्थात आप निक्कर में बैठ सकते हो या पतले कपड़े पहन के, पूरे सूर्य की किरणें अगर आपके घर के किसी कोने में डायरेक्ट आ रही हो तो 1 घंटा उसके सामने कुछ देर एक तरफ से रोटी सेकिए, कुछ एक तरफ से रोटी सेकिए, शरीर को दोनों तरफ से गर्म कर लीजिए। विटामिन B12 की बात तो अलग बात है, बहुत सारे टॉक्सिन शरीर से ऐसे ही निकल के भाग जाएंगे। कोरोना तो आधा मर जाएगा सन के पास जाते ही, वो डरता है इसी चीज से। पुराने जमाने में जो इतनी औषधियां नहीं होती थी, 300 साल पुराना है सिर्फ एलोपैथी का इतिहास, उससे पहले एलोपैथी थी भी नहीं। हम तो 5,000 साल के तो इतिहास को पढ़ रहे हैं और पता नहीं कितने लाखों सालों से जी रहे हैं। तो ये बीमारियां ठीक कैसे होती थी? कहते हैं कि यूरोप में जब स्पेन और रशिया की लड़ाई हुई तो बीमार लोगों को कोई इलाज नहीं हो पाता, तो सूर्य की किरणों में रख दे, थोड़ी देर में उनके घाव भर जाते थे। हॉस्पिटलों में वो बेड गंभीर बीमारियों के लोगों के लिए आरक्षित होते थे जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती थी। तो इतना सुंदर है ये तीसरा तत्व है, इसका भोजन करें और विश्वास कीजिएगा ये वाकायदा भोजन की तरह ही। आप ये समझ लिया मैं दुआ है, आपने अगर ऊपर वाले तत्व लिए तो आपको भोजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तत्व है जो सुप्रीम फूड है वो दे रहे हैं। फिर एयर, जो दूषित प्रदूषित जिसकी विध्वंस के कारण ही कोरोना अंदर घुसा है, उसका इलाज भी उसी तत्व से होगा। प्राणायाम, एयर बाथिंग, अर्थात खुली हवा में कुछ समय बिताना। आपने कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन रखे, आप खुली हवा में घूमें, बातचीत करें, रहें, ज्यादा से ज्यादा तक खुली हवा में रहे और प्राणायाम को अपनाएं। जो राजेश जी आज हमारे साथ में सिखाने वाले हैं तो प्राणायाम कौन से हैं जो कोरोना के समय में करना चाहिए। और 5वां तत्व है जो सबसे कीमती है, जो अद्भुत है, जो ईश्वर का साक्षात दर्शन है, वो है ईथर, आकाश तत्व है। जैसे शरीर का पृथ्वी तत्व आप जानते हैं, शरीर में जो सॉलिड बोन से लेके मांसपेशियां तक जो कुछ भी आपको दिख रहा है उससे पृथ्वी तत्व है। और जो इसके अंदर जो चल रहा है 60% पानी है, वो जल तत्व है। अग्नि तत्व को महसूस कर सकते हैं, शरीर में जो जठरा अग्नि, जो गर्मी जो अनुभव होती है वो अग्नि तत्व है। श्वास को भी लेना आते जाते महसूस कर सकते हैं। लेकिन आकाश तत्व शरीर में कहाँ है? शरीर में जहां भी जो जितना खाली स्थान है वो सारा आकाश तत्व है। जैसे आकाश अनंत समृद्ध है, उसी तरह शरीर में खाली तत्व है सारा आकाश। जितना शरीर में खाली तत्व बढ़ता है, समझो उस वक्त हम सर्वोत्तम फूड ले रहे हैं। या एक और खास बात आपके शेयर करना चाहता हूँ, इस पृथ्वी आकाश तत्व को लेने का सबसे सुंदर माध्यम है फास्टिंग और दूसरा माध्यम है मेडिटेशन। इन 2 तत्वों से आकाश तत्व को लिया जा सकता है। जब आप कुछ नहीं लेते तो ये मत सोचिए कि आप कुछ खा नहीं रहे हैं, तब आप आकाश तत्व को ले रहे होते हैं। अभी कई दिनों तक अपने पे प्रयोग करके देखा, अभी नवरात्रा में 9 दिन या सप्ताह में 4 दिन भोजन लेके देखा। ऊपर वाले तीनों तत्व बहुत आयत से लिए, कीमती भोजन लिया, बढ़िया टॉप क्लास भोजन लिया, नीचे वाले तत्व नहीं लिए। विश्वास कीजिए ऊर्जा वैसे बने रही। 3:45 बजे उठ के 4 घंटे योग प्राणायाम 2 घंटा करके 2 घंटा सिखा करके रात को 9 बजे तक सिर्फ एक टाइम भोजन, या दिन में सप्ताह में 4 बार भोजन लेकर के मैंने देखा कहीं एनर्जी की कोई कमी नहीं, कोई वजन नहीं घटा, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि टॉप क्लास फूड ले रहे हैं। आजकल एक पूरी कम्युनिटी बन गई है, इन बातों की पूरी कम्युनिटी बन गई है जो सिर्फ ये ऊपर वाले जो 3 तत्व है उन्हीं को धारण करते हैं। मैं एक व्यक्ति से तो साक्षात मिला हुआ हूँ, एक व्यक्ति से तो मैं साक्षात मिला हूँ जिसके अंदर, जिन्होंने पृथ्वी तत्व जो 3 ही तत्व लेते थे, पिछले 22 सालों से उन्होंने न तो अनाज या कोई फल फ्रूट मुंह से कुछ लिया है, न जल पिया है। उनसे मिला, वो कितने सॉलिड बॉडी थी, 22 सालों से पानी नहीं लिया उन्होंने, कोई मुंह से खाना नहीं खाया। उनकी कम्युनिटी बन गई, उस कम्युनिटी को बोलते हैं ब्रिदेरियन। ये बातें मैं आपको खाली इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग समझें कि जो खा रहे हैं उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने कहा कैसे जीवन जीते हो? उन्होंने कहा मैं खूब सारी मेडिटेशन करता हूँ, बहुत सारी सन बाथिंग करता हूँ, मैं प्राणायाम बहुत करता हूँ, ध्यान बहुत करता हूँ, और फास्टिंग के माध्यम से मुझे सबसे सर्वोत्तम फूड ईथर तो आकाश तत्व तो मिल ही रहा है। 22 सालों से उन्होंने अन्न जल नहीं ग्रहण किया और पूर्ण रूप से स्वस्थ है और खूब सारा आनंद लेकर के जीवन को अपने चला रहे हैं। तो आकाश तत्व सर्वोत्तम फूड है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। 16 घंटे की फास्टिंग, इस 12 बजे अगर आपने शाम को 8 बजे खाना डिनर किया है तो सुबह 12 बजे आप पहला भोजन कीजिए। अगर सुबह शाम को 6 बजे आपने भोजन कर लिया है, भोजन किया है तो 10 बजे, 7 बजे किया तो 11 बजे। ये 12 घंटे की अगर आप
फास्टिंग कर लेते हैं, 16 घंटे की फास्टिंग कर लेते हैं, 8 घंटे सिर्फ खाते हैं, तो आपका फास्टिंग का पहला चरण आपका चालू हो जाता है, पहला चरण हमारी फास्टिंग का हमारा चालू हो जाता है, जिसको हम अच्छी तरह से चला पाते हैं। ये फास्टिंग का हमारा पहला चरण जिसके बारे में हम लोग बातचीत करें। मेरा कहीं कर्सर कहाँ चला गया? मुझे थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है मेरे सामने, अभी मेरा कर्सर कहीं गायब हो गया, मैं देखता हूँ कहाँ चला गया वो। सालू जी एक बार ईशांत को भेजेंगे यहाँ पे। सालू, ईशांत को भेजना सालू एक बारी। ईशांत को भेज जल्दी से। 1 मिनट बस, थोड़ा सा मेरा विराम चाहता हूँ मैं आपसे। 1 मिनट, मुझे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, मैंने बच्चे को बुलाया, मैं इतना फ्रेंडली नहीं हूँ इन चीज़ों के लिए, काम निकाल लेता हूँ अपना। मैं राजेश जी से अनुरोध करूंगा तब तक आप बातचीत करें 1 मिनट में, बस 1 मिनट में वापस आता हूँ, बस 5 मिनट का हमारा कार्य हो रहा है। मेरा कर्सर नहीं मिल रहा है, कर्सर 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 थैंक यू। चलिए मैं वापस आ गया आपके साथ में। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, अपनी चीजों की बातचीत कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग अपने जीवन में इस आकाश तत्व को अपनाएं, ऊपर वाले तीनों तत्वों को अपनाएं, तो हमारा भोजन और अच्छी तरह से हम इस भोजन को कर पाएंगे। तो हमारे जीवन के इस भाग को हम लेते हैं तो जीवन को और अच्छी तरह से हम संचालित कर पाते हैं। ईशांत फिर चला गया है, जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं चला जाता है, ईशांत को फिर दोबारा बुलाओ। सॉरी। चलिए, जब तक ये ठीक होता है तब तक मैं राजेश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। राजेश जी हमारे साथ है ना? राजेश भैया हमारे साथ, हम लोग आज के प्राणायाम का सेशन प्रारंभ करना चाहते हैं। राजेश जी, हाँ राजेश जी हमारे साथ है। राजेश भैया मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप प्राणायाम का सेशन हम लोग आज का प्रारंभ करते हैं कि हम इस कोरोना के समय में जिस वायु तत्व की हमने बात की है, उस वायु तत्व को कैसे जीवन में धारण करें। संक्षेप में जो प्राणायाम हम कराना चाहते हैं, जो कोरोना के समय कोरोना के मरीजों को भी करने चाहिए, हम सब लोग भी कोरोना से शुद्धि चाहते हैं, तो उस प्राणायाम को जरूर करें। हमारे शरीर के 5 जो मुख्य ऑर्गन होते हैं, जिसमें आपका हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी और स्किन, ये सब के सब हमारे वायु इस प्राणायाम के द्वारा इनका शुद्धिकरण होता है। और कोरोना का मुख्य अटैक इन्हीं पे होता है, इन्हीं की प्रॉब्लम के कारण हमारे शरीर में होते हैं। उन सब की शुद्धि वायु तत्व के सुंदर उपासना प्राणायाम के द्वारा कर सकते हैं। राजेश जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने आप को, मैं आपको कोस्ट बना रहा हूं, अपने आप को अनम्यूट करें और आप इस बात को आगे बढ़ाएं। जी प्लीज राजेश जी, प्लीज। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है भैया सही से? यस प्लीज, प्लीज, क्लियर, लाउड एंड क्लियर। चलिए, अभी हम कोरोना पीरियड में लंग्स को कैसे मजबूत करें, लंग्स का कैसे बेस्ट यूज करें, उसके लिए प्राणायाम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम प्राणायाम आज करते हैं 2-3, नॉर्मल है, आप सब लोग करते ही हैं, काफी लोग आप में से जानते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं बात गहरे लंबे श्वास की, डीप ब्रीदिंग। तो इसमें क्या करना है, आप अपना राइट हैंड अपने पेट पर रखें और लेफ्ट हैंड अपना चेस्ट पे रख लें। ठीक है, आंखें धीरे से बंद कर लें और अब धीरे धीरे सांस भरें
और जब सांस भर रहा है तो आप महसूस करेंगे आपका पेट बाहर आ रहा है, छाती भी फैल रही है, कंधे भी खुल रहे हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ना शुरू करें। पेट सिकुड़ रहा है, छाती भी अंदर जा रही है, कंधे भी ढल रहे हैं। आंखें बंद करके चालू रखें, सांस भरें। आपका पेट बाहर आया, छाती भी बाहर आई, कंधे भी फैल गए। पूरा सांस भरें और धीरे धीरे जितनी देर तक सांस छोड़ सकते हैं उतनी लंबाई बढ़ाएं अपने सांसों की छोड़ने की। सांस छोड़ते हुए आपका पेट अंदर जा रहा है, छाती भी सिकुड़ रही है, कंधे भी ढल रहे हैं। फिर सांस भरें, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखें। नीचे रिसीव कर रखे, किसी को राइट दे धीरे धीरे अपने सांसों की लंबाई भी बढ़ाएं। रखा। कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना, एफर्ट नहीं डालनी, बस जितनी लंबी आपकी सांस है उसकी थोड़ी लंबाई बढ़ानी है। धीरे धीरे सांस छोड़ें। हर सांस के साथ आप महसूस करें आप अपनी सांस के साथ चल रहे हैं। सांस भरें, लेके यहाँ फिर पेट बाहर आ रहा है, छाती भी फूल रही है, कंधे भी चौड़े हो रहे हैं। इसको हटा। धीरे धीरे सांस छोड़ें, पेट अंदर जा रहा है, छाती भी सिकुड़ रही है, कंधे भी ढल रहे हैं। चालू रखें, अपनी क्षमता के हिसाब से सांस लेते रहें और धीरे धीरे छोड़ते रहें। स्वस्थ और लंबे जीवन का आधार है गहरे लंबे श्वास। चालू रखें। नासिका से, गले से होती हुई, छाती से होती हुई आप नाभि तक अपनी सांस को महसूस कर पा रहे हैं और उसी प्रकार वापस में नाभि से, छाती से, गले से होती हुई नासिका से बाहर जा रही है। इस पूरे रास्ते पर अपनी सांस के साथ चहलकदमी करते रहें। आंखें बंद रखें। दोनों हाथों को इस बार जब सांस छोड़ें, दोनों हाथों को फिर से घुटनों पर रख लें, आंखें बंद ही रखें, कुछ क्षण विश्राम करें। आप महसूस कर रहे हैं आपकी सांसों की लंबाई बढ़ गई है। आप अपने फेफड़ों का और अच्छा यूज कर पा रहे हैं। एक नॉर्मल इंसान 20 से 25% ही फेफड़ों को यूज कर पाता है और जब हम गहरे लंबे सांस लेते हैं तो इसका डबल या ट्रिपल हम यूज कर पा रहे हैं। धीरे से, जब भी अच्छा लगे आंखें खोल सकते हैं। तो ये हमने डीप ब्रीदिंग की। एक और छोटा सा प्राणायाम करते हैं, जहां पर भी आप कंफर्टेबल हैं वहां उस अवस्था में बैठे रहें। बस इसमें इसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है, बस दोनों हाथों को अपने सामने कंधों के पास में ले आए, मुट्ठी ढीली बंद हो, कमर गर्दन सीधी हो। एक बार आप मुझे देख लें और फिर सब साथ में करेंगे। ठीक है, एक बार आंख खोलकर देख लें। मैं एक दो राउंड आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर हम सब साथ में करेंगे। तो इस प्रकार ये नॉर्मल पोजीशन है प्राणायाम करने से पहले की। इसमें क्या करना है, मैं काउंटिंग बोलूंगा और आपको इन के समय हाथ ऊपर लेके जाने, मुट्ठी खोल देनी है। मुट्ठी आपकी खुल जाएगी और 1 जब कहूंगा तो आपको हाथ नीचे लाना है और नाक से पूरा श्वास बाहर फेंकना है। पूरा श्वास मुंह बंद रख के नाक से बाहर फेंकना है झटके से। अगर किसी को हाई बीपी हो या अस्थमा का रोग हो तो वो थोड़ा स्लो करेंगे इसको, बस ऐसे धीरे धीरे करेंगे, ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे सांस फेंकने में। ठीक है, सब एक बार पोजीशन ले लें, काउंटिंग के साथ करेंगे। आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ
मुट्ठी बनाकर अपने कंधों के आसपास रख लें हथेलियों को, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट हो। एक साधारण सांस लेंगे और छोड़ देंगे। अब जब मैं काउंटिंग बोलूंगा तो इन के साथ हाथ ऊपर लेके जाएंगे। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, चालू रखें। इन 5, किसी को डाउट हो तो सामने स्क्रीन पर भैया को देखकर एक बार चालू रखें, 2-3 बार देखकर करें, फिर आंखें बंद करके करें। पूरा सांस जब हाथ नीचे आएगा तो नाक से बाहर छोड़ना है। पूरा सांस एक साथ झटके से। इन 11, इन 12, इन 30, इन 40, इन 50 एंड रिलैक्स। विश्राम करें। दोनों हाथों को घुटनों पर रख दें, आंखें बंद रखें। शरीर में आप महसूस कर पा रहे हैं पूरा शरीर ऊर्जा से चमक रहा है, पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है। बस इसी अनुभव के साथ बने रहे। हमने हमारे फेफड़ों में जो टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें हमें सांस के साथ बाहर फेंक दिया है। भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें बंदी रखें। इसका एक राउंड और लेते हैं। दोनों ढीली मुट्ठी बंद कर लें, कंधों के आसपास रख लें, कमर गर्दन सीधी हो, आंखें बंद हो, चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो। पहले एक नॉर्मल सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। अब आप नॉर्मल सांस में मेरी काउंटिंग के साथ इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 1, इन 2, इन 3, in 4, in 5 एंड रिलैक्स। आंखें बंद, दोनों हथेलियां घुटनों पर रख दें। हथेलियों का रुख ऊपर आसमान की ओर हो। शरीर में जो ऊर्जा महसूस कर पा रहे हैं उसी अनुभव के साथ बने रहें। किसी भी प्राणायाम को करने के बाद आंखें बंद करके विश्राम करना ही उतना महत्वपूर्ण है जितना प्राणायाम करना। आंखें खोलते ही सारा लाभ हमारा बाहर फैल जाता है। शरीर के अंदर हम महसूस ही नहीं कर पाएंगे इस लाभ। वन मोर राउंड ऑफ भस्त्रिका। फिर ढीली मुट्ठी बंद कर लें कंधों के बराबर में। एक नॉर्मल सांस लें और जाने दें। सब साथ में करेंगे। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, इन 13, इन 14, इन 15 एंड रिलैक्स। विश्राम करें। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। अभी हम एक और प्राणायाम करेंगे। हम सब काफी बार उसको करते ही रहते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में एक बार देख लें, पहली दोनों फिंगर्स, अंगूठे के बराबर वाली फिंगर्स को आपको कान के उभरे हुए हिस्से पर रखना है। यहाँ एक कार्टिलेज है,
जो उभरा हुआ हिस्सा है आप देख लें स्क्रीन पे, हाँ ये उभरी हुई हल्का सा मांस का हिस्सा दिख रहा है ना, बस इसको अंदर की तरफ दबा कर रखेंगे तो आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है ना? अभी अभी आप बंद मत कीजिए ताकि आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। जब हम साथ में करेंगे, एक दो बार भैया करके दिखा रहे हैं, आप पहले देख लें, श्याम भैया को स्क्रीन पर देखें। अब मैं इसमें क्या करना है, सांस भरना है नॉर्मल नाक से और सांस छोड़ते हुए मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना है और इस फिंगर को धीरे धीरे अंदर बाहर करते रहना है, धीरे धीरे, बस हल्का सा आगे पीछे। हाँ, तो ये आप करते रहेंगे ओम के उच्चारण के साथ साथ। फिर दोबारा सांस भरेंगे, फिर दोबारा सांस छोड़ते हुए, सारा काम नासिका से ही करना है, मुंह बंद करके। चलिए सब लोग पोजीशन में आ जाएं, अपने फर्स्ट इंडेक्स फिंगर को अपने कानों पर लगा लें और इसे बंद कर लें, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें मुंह बंद करके। एक बार फिर सांस भरें। लास्ट बार सांस भरें। आंखें बंद ही रखें, दोनों हाथों पर रख लें, विश्राम करें, आंखें बंद ही रखें। इस भंवरे की गुंजन से जो आप वाइब्रेशंस महसूस कर रहे हैं उसी अनुभव के साथ बने रहें। पूरा नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा प्रभाव में आया है। एक गहरा लंबा सांस लें और छोड़ दें। आंखें बंदी रखें। शरीर के जिस भी हिस्से का नाम लिया जाए, बस बंद आंखों से वहीं पर अपनी सांस को ले जाएं, वहीं बंद आंखों से उस हिस्से को निहारेंगे और वहीं पर छोड़ देंगे सांस को। एक और गहरा लंबा सांस लें। सांस छोड़ते हुए ध्यान ले जाएं अपने पैरों के अंगूठों की तरफ। घुटने, जंघा, दोनों पैर, एब्डोमेन, पेट के नीचे का हिस्सा, नाभि, छाती, बस बंद आंखों से अपने अंगों को निहारते रहें। हथेलियां, कोहनी, कंधे, गला, चेहरा, सिर के ऊपर का हिस्सा, पूरा शरीर। एक गहरा लंबा सांस लें और छोड़ दें। विश्राम करें। ना कुछ कहना है, ना कुछ जानना है।
एक और गहरा लंबा सांस अंदर, धीरे से बाहर। जब भी अच्छा लगे मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा छोटा सा अनुभव सर आपको? अच्छा लगा, आनंददायक लगा? सिंपल सा, इतना सा ही हम रोज करते रहे ना, और कोरोना के अगर मरीज इन 3 प्राणायामों कर लें, एक प्राणायाम की थोड़ी देर बाद समय रहा तो हम और जिक्र करेंगे, लेकिन 3 प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास लेना, फिर हमने बात की भस्त्रिका प्राणायाम की, और फिर बात की हमने भ्रामरी प्राणायाम की, 3 प्राणायाम, और कुछ देर तक हमने ध्यान किया, बहुत संक्षेप में 2-3 मिनट ही ध्यान किया। इसको धीरे धीरे आप संख्या को बढ़ाइए। ये ध्यान ही आकाश तत्व का सबसे उत्तम चरण है, यही आकाश तत्व है। तो इस आकाश तत्व को आपको अगर ग्रहण करना है तो मेडिटेशन को अपनाना होगा। सर्वोत्तम फूड जो फास्टिंग से तो हम हासिल करते ही हैं, लेकिन उसको मेडिटेशन के द्वारा भी पाते हैं। तो वायु तत्व और आकाश तत्व जो सर्वोत्तम फूड को अभी आपने ग्रहण किया, आज शाम का भोजन करने की जरूरत नहीं है, आपका भोजन हो चुका है, क्योंकि आपने सर्वोत्तम फूड वायु तत्व और आकाश तत्व ग्रहण कर लिया है। आइए थोड़ी सी बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ कोरोना संबंधी आवश्यक बातचीत करते हैं, फिर बात को हम आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। हम लोगों ने बात की कि आकाश तत्व किस तरह से हमारे जीवन में भूमिका निभाता है, उस आकाश तत्व की हमने बात करी कि आकाश तत्व लेना और कितना आसान है इस आकाश तत्व को लेना, इस आकाश तत्व को ग्रहण करना। तो इस आकाश तत्व को ग्रहण करने के लिए हम लोगों ने एक तरीका देखा मेडिटेशन का। दूसरा, हर ग्रंथ में लिखा है, जो पहले बताया, उपवास लंघनम परम आशुधनम। हमारे आयुर्वेद में लिखा है, लंघनम कहते हैं उपवास को, इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। पातंजलि योग सूत्रा भी यही कहता है कि हम लोग अगर उपवास करते हैं, हम जब भी उपवास करते हैं हमारे सारी इम्प्योरिटीज, अशुद्धि को ठीक कर लेते हैं। नेचर केयर जो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें आकाश तत्व चिकित्सा उपवास रख करके ही की जाती है, बताई जाती है। फास्टिंग का जब करते हैं तो हमारे वाइटल पावर में, हमारे इंडाइजेशन के द्वारा जितने भी हमारे बहुत सारे तत्व जो हमारे अंदर क्रिएट होते हैं, वो सारे तत्व अपने आप ठीक होते चले जाते हैं। ये सुंदर कार्य फास्टिंग के माध्यम से हम संपन्न कर पाते हैं। अब फास्टिंग का क्या रूल है? बेसिक फास्टिंग कैसे करेंगे? दिन भर में कोई सा एक फल चुन लीजिए, पपीता, संतरा, जो भी मिलना आपको, एक फ्रूट और एक वेजिटेबल, दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार ले लीजिए। सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में 16 घंटे की फास्टिंग तो आपको करनी है। इसमें सिर्फ एक फ्रूट, सप्ताह में एक बार ये क्लीनिंग का कार्य करेंगे तो आपके शरीर की हीलिंग पावर बढ़ जाएगी, क्यों आकाश तत्व बढ़ जाएगा। या थोड़ा और आगे बढ़ाना है, बेसिक से आगे बढ़ना है, तो जूस पे आ सकते हैं। जूस भी कौन से? फ्रूट जूस नहीं, वेजिटेबल जूस, नारियल पानी। एक और जूस की बात करेंगे, सफेद पेठे का जूस, बड़ा अद्भुत होता है, जिसको एस गार्ड जूस बोलते हैं। कभी मैं आपके साथ शेयर करूं, जिसको जानने की रुचि हो मुझे व्हाट्सएप पे पिन कर दीजिएगा, मैं सारी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये जूस बनाने की विधियां भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इन जूसेज से, हमारे जूस पीने से हमारा डाइजेशन का कार्य, फ्रूट में फिर भी डाइजेशन चालू रहता है, लेकिन जूस पीने से, अगर इसको छान करके जूस पीते हैं तो डाइजेशन बिल्कुल रुक जाता है, मतलब डाइजेशन को कुछ काम नहीं मिलता, पेट खाली रहता है, तो शरीर की क्लीनिंग बहुत भयंकर रूप से होती है। और एडवांस अगर आपने फास्टिंग करनी हो तो फिर आप खाली पानी पे भी कर सकते हैं। तो तीनों एक फास्टिंग के तरीके हैं जिनको जीवन में अपना सकते हैं। आज के संदर्भ में हम जो कुछ भी खाना खाते हैं, हम सोच रहे हैं पौष्टिक खाना खा रहे हैं, पूरी प्लेट में हर चीज ग्रहण करते हैं, और इस तरह की रंग बिरंगी प्लेट ही पौष्टिक खाने की, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य में कमियां तो है। कोरोना ने फिर भी अटैक तो कर दिया, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डेफिशिएंसीज है, हमारा खाना ज्यादा है या गलत है, कुछ तरीके विटामिन B12 की कमियां भी आती जा रही है, जिसको हम लोग सूर्य तत्व को नहीं लेके पूरा नहीं कर पाते हैं। स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है, नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, भरपूर खाना खाने के बावजूद भी। कमी पर्याप्त पौष्टिक भोजन की है या उसको पचाने की? गलत भोजन करें, गलत तरीके से करें, पचा रहे हैं। भोजन करने का हमारा तरीका क्या है, हम क्या खाने को पचा के खा रहे हैं क्या? आइए खाने के बारे में कुछ आपको टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जिससे आप अपना टाइट डाइट प्लान खुद बना पाएंगे। आप हमेशा बासी भोजन नहीं करें। जिस वक्त खाना बना है, अब तो घरों में बैठे हैं, तो श्रीमती जी को, माता जी को, बहन को, और आप स्वयं बना रहे हो, जैसे हमारे राजेश जैसे कई लोग लॉकडाउन में खुद खाना बनाते हैं, तो उन सब से मैं कह रहा हूं कि आप जो ही खाना बनाए उसी वक्त, राजेश जी के किचन में एक बहुत सुंदर गणेश जी की लगी हुई है एक खाना बनाने की, तो वहां से चपाती फटाफट खाएं।
फ्रेशली कुक फूड खाते हैं तो उसका एनर्जी लेवल बहुत तगड़ा होता है, वो सात्विक फूड कहलाता है। और एक रेगुलर इंटरवल पे खाना खाएं, निश्चित कर ले समय, जैसे सुबह 10 से लेकर 2 का समय पित्त का समय होता है, हेवी फूड के लिए सबसे अच्छा समय होता है। तो अपना जो भी भोजन का हेवी फूड, जो बदमाशियां करनी है वो आपने 10 से 2 के बीच में करें, डिनर के समय में न करें। तो लेकिन भोजन का समय निश्चित कर ले, शरीर को पता होना चाहिए कि इस वक्त उसको खाना मिलने वाला है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। जब तक अगला भोजन नहीं करें, जब तक पिछला भोजन आपका पचा नहीं है। अब पाचन का पता होना चाहिए, सात्विक फूड 3 से 4 घंटे में पचता है, फल आधे 1 घंटे में पच जाता है, और हेवी फूड, जंक फूड लिया है, कोई तला फला लिया है तो 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। रीहीटेड फूड, दोबारा भोजन को गर्म करके खाने की आदत नहीं डालें। भले ही कोरोना है, लेकिन फ्रीज से निकाल करके दाल पुरानी 2 दिन की बनी हुई दाल या सुबह की दाल शाम को खा रहे हैं, सब्जियां रीहीट कर रहे हैं, आटा गूंद के रख दिया उसको फ्रीज से निकाले खा रहे हैं, ऐसा काम नहीं करें। सात्विक डाइट, जो मैं जिक्र करूंगा आगे भी जिक्र किए, सात्विक फूड की डाइट को बनाए रखें। पैकेज फूड, जो भी पैक डब्बा बंद फूड आते हैं उसमें कोई भी चीज काम की नहीं होती, जिनका एडवर्टाइजमेंट होता है वो खाना किसी काम का नहीं है। देखिए सूर्य का सबसे सुप्रीम फूड होते हुए एडवर्टाइजमेंट होता है, इसलिए हम लोग खाते नहीं है। पैकेज फूड को अवॉइड करें। टी कॉफी का मिनिमम यूज करें, ये हमारी एनर्जी को लीच करते हैं। रिफाइंड फूड को बाय बाय कर दें, चाहे शुगर हो, चाहे मैदा हो, या अन्य कोई आइटम हो। डेयरी प्रोडक्ट भी, देसी गाय का दूध मिलता हो, घी मिलता हो तो उसको आसान लें, ज्यादा डेयरी फूड लेने की हमें जरूरत नहीं है। कोरोना के समय में देसी गाय का घी और देसी गाय का दूध हल्दी के साथ शाम को लें, बड़ा अच्छा रहता है। कोरोना में अगर और कुछ नहीं खा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद देसी गाय का दूध कहीं से व्यवस्था कीजिए, नहीं हो तो राजेश जी हमसे संपर्क कीजिएगा। उसको आधा आधा कप दिन में 4-5 बार लेना भी बहुत सुंदर है, हल्दी के साथ में, देसी घी के साथ में इसको लिया जा सकता है। मैं आपके साथ में कोरोना के समय की और हमारी आइडियल डाइट प्लान आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से हम डाइट प्लान बना सकते हैं अपने जीवन का। एक ब्लू प्लान, एक येलो प्लान, एक व्हाइट प्लान। व्हाइट प्लान कब आएगा? जब कोरोना का कार्य चल रहा है हमारा, जिसमें कोल्ड, कफ, फीवर, कुछ गले की बीमारियां, डायरिया, कुछ नींद, ये सारी बीमारियां भी कोरोना के समय। कोरोना समय क्या प्लान हुआ? सुबह 9 बजे प्री ब्रेकफास्ट का समय होता है, उसमें आप कोकोनट वाटर या एस गार्ड जूस लीजिए। अब ये कैसे लेना है मैं आगे चल के और बताऊंगा। 11 बजे ब्रेकफास्ट में फिर आप कोई वेजिटेबल जूस लीजिए, किसी तरह का वेजिटेबल जूस, आप चाहे आप लौकी का ले सकते हैं, कुकुम्बर का ले सकते हैं, आप चाहें तो टमाटर का ले सकते हैं, चुकंदर का ले सकते हैं, पिंक जूस, ग्रीन जूस, कुछ भी बना सकते हैं। दोपहर 1 बजे फिर आप जरूरत है तो कुछ लाइट फ्रूट ले सकते हैं, कोई लाइट, कोई पपीता जैसा कोई फ्रूट, या एस गार्ड जूस या कोकोनट वाटर, कुछ भी एक चीज ले सकते हैं। 4 बजे फिर आप फ्रेश वेजिटेबल जूस ले लीजिए, और शाम को 7 बजे फिर आप कोकोनट मिल्क या कोकोनट जूस या एस गार्ड जूस पी लीजिए। एस गार्ड जूस एक व्हाइट पेठे का बना जूस है जो बहुत सुंदर तरीके से शरीर की क्लीनिंग करता है। अगर फास्टिंग समय में हमने ये प्लान ले लिया तो कोरोना भाई साहब भाग जाएगा। वो कहेगा किस घर में आ गया, यहाँ तो खाने को ही कुछ नहीं मिलता। और आप अगर जो आदमी अपना वजन कम करना चाहते हैं और आगे से क्रोनिक डिजीज नहीं जाए, जैसे हमारे कोरोना नहीं हुआ है अभी, तो हम येलो प्लान अपना सकते हैं। येलो प्लान में भी अपनी फास्टिंग आपने सुबह 9 बजे प्री ब्रेकफास्ट में बड़ा खाना खाकर नहीं करनी, अग्नि अभी प्रज्वलित हो रही है, हेवी फूड नहीं खाना, कोकोनट वाटर या एस गार्ड जूस ही ग्रहण करें। दोपहर को फ्रूट का आप सात्विक सलाद खा सकते हैं, या अपने फ्रूट का कोई फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट की कोई स्मूदी दही के साथ मिला करके खा सकते हैं। 1 बजे आपको लंच करना है। ब्रेकफास्ट मैंने आपका फ्रूट का करवा दिया, आपको फास्ट को सही तरह से ब्रेक कर दिया आपने। 1 बजे जब लंच लेंगे तो आप अनाज लेंगे, कोई सा भी एक अनाज ले सकते हैं। सात्विक चपाती लीजिए। सात्विक चपाती उसको कहते हैं जिसमें आटे के अंदर, आटा पहले गेहूं का ब्रान के साथ वाला आटा हो, गेहूं ले रहे हैं, या कोई मिलेट हो, कोई मोटा अनाज हो, उसके साथ सब्जियां गूंद दीजिए। जैसे आप चुकंदर को या लौकी को, इन सबको कद्दूकस करके आप उससे मिला के रोटी बनाइए। रोटी में जितना आपका आटा रहेगा, अनाज रहेगा, उससे 25-30% हिस्सा आपका उसमें सब्जियों का भी रहेगा। फिर कोई भी एक सात्विक सब्जी बनाइएगा। डिश कैसे बनाते हैं आप जानना चाहते कम तेल से, तो मुझे आप बताइएगा, मैं आपको पूरी डिश बनाने की विधियां भेज दूंगा। तो इन सब्जियों का आप ग्रेन का खाइए। याद कीजिए एक ही ग्रेन लेना है, आपने चावल लेना है तो चावल लीजिए, रोटी लेनी है तो रोटी लीजिए, एक ही चीज लेनी है, सब्जियां बहुतायत तरीके से लेनी है। 4 बजे फिर हल्की भूख लगेगी, फिर आप हर्बल टी ले सकते हैं, एस गार्ड जूस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। और शाम को 7 बजे आपको अन्न नहीं लेना। अगर आप कोरोना का मुकाबला करना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखना चाहते हैं, सात्विक सलाद लीजिए। कैसे बनाते हैं स्वादिष्ट तरीके से, आप में किसी रुचि हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरा नंबर आप सब जानते हैं 9811112450। मुझे मैसेज भेजिएगा, मैं आपको सात्विक सलाद बनाने के तरीके भेज दूंगा। या आप सात्विक सूप लीजिए,
तो गर्मियां हैं इसलिए आप सात्विक सलाद लीजिए, या आप सूप लेना चाहते सूप लीजिए। तो ये वो है हमारे कोरोना का मुकाबला करने की तरह। तीसरा है हमारा 2 टाइम ग्रेन का। ये किसके लिए? बच्चों के लिए, जो अभी बढ़ रहे हैं, जिनको ताकत का कार्य करता है, जो बहुत ज्यादा शारीरिक कार्य करते हैं, उनको 2 टाइम अनाज देना चाहिए। ये साल भर का प्रोग्राम है, मैं अपना ये चला रहा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे बहुत अद्भुत फायदा मिला है। इसमें 9 बजे आप कोकोनट वाटर की जगह फ्रूट ले सकते हैं या स्मूदी ले सकते हैं। जो उन्होंने ब्रेकफास्ट में लिया था वो आप इसमें ले सकते हैं। और 11 बजे आप सात्विक सलाद या फ्रूट का फिर फ्रूट ले सकते हैं। 1 बजे आप कोई भी ग्रेन ले सकते हैं, सात्विक सब्जी के साथ, दोनों का ग्रेन। दोपहर का लंच सबका एक जैसा है। शाम का 4 बजे भी वही कोकोनट वाटर, यहाँ फ्रेश फ्रूट लेने की भी इजाजत है बच्चों के लिए, तो फ्रूट यहाँ फिर ले सकते हो। और 7 बजे आपको दूसरा फिर ग्रेन ले सकते हो। सुबह आपने गेहूं लिया था तो यहाँ चावल ले सकते हो, चाहो तो आप दाल लेना चाहो तो दाल ले सकते हो, सात्विक सब्जी के साथ ले सकते हो। तो ये अगर हम डिश बनाते इस समय चार्ट के हिसाब से खाते हैं, 9 बजे से लेकर 7 बजे, तो 7 से 9 तक फिर आपके 16 घंटे का आपने फास्ट कर लिया, उसके अंदर कुछ नहीं लिया। तो ये प्लान बहुत सुंदर है। आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं प्लान आपको फोटो भेज दूंगा। तो इस तरह से हम खाने को सेट कर सकते हैं। कोरोना के समय में क्या डाइट प्लान हो? अब कोरोना हो चुका है तो एक सुंदर डाइट प्लान जो मैंने फॉलो किया था अपनी कोरोना डाइट के दौरान, आप भी फॉलो करके देखिएगा। 3 दिनों में कोरोना से डाइट प्लान से आप मुक्ति पा सकते हैं। पहला तरीका, डे वन पहले जिस दिन कोरोना हुआ आपको डायग्नोस हुआ, उस दिन आप पहले दिन आपने क्या लेना है? 6 गिलास कोकोनट वाटर। अब आप कहेंगे साहब कोकोनट तो 100 रुपए का हो गया है, फिर भी रेमडेसिविर तो 20,000 की हो गई ना। तो ये हमारा रेमडेसिविर है। तो रेमडेसिविर 20,000 लेने के बजाय 6 गिलास कोकोनट पी लीजिए, और 6 गिलास ऑरेंज या मौसमी जो भी सिट्रिक जूस मिलता है जिस लीजिए। और ये 6 गिलास क्यों ले? इसका फार्मूला ये कि अगर 60 किलो के हैं तो 6 लेना है। अपने वजन को डिवाइड बाय 10 कर लीजिए। आपका वजन 70 किलो का है तो आपको 6.5 गिलास लेने पड़ सकते हैं। तो ये 6 गिलास बारी बारी सर, ये 250 ml के या 200 ml के 6 गिलास 2.5 किलो आपने ये नारियल पानी ऑरेंज जूस लेना है। दिन में 1-1 घंटे बाद लेते रहिए। नारियल पानी लिया, आधे घंटे बाद वो ऑरेंज ले लीजिए, आधे घंटा या पौन घंटे बाद फिर नारियल ले लीजिए। पूरा आपने 12 गिलास जूस आपने शाम को 7 बजे तक संपूर्ण करना है। सुबह 9 से लेकर 7 तक 8 घंटे में 12 गिलास, लगभग 45 मिनट बाद में आपने 1 गिलास पीना है। ये पहला दिन आपने ऐसा बिताएंगे तो शरीर में जो इंडाइजेशन हुआ था, टॉक्सिन था, जो कोरोना को आमंत्रित कर रहे थे, वो सारे चीजें धीरे धीरे बाहर होने लग जाएगी। फिर आएगा डे टू में अपने वजन अगर 60 किलो है तो इस बार 10 की 20 से डिवाइड कीजिए। तो 3 गिलास कोकोनट वाटर और 3 गिलास ऑरेंज जूस, 60 को हमने 20 से डिवाइड कर लिया है। आपके दोपहर के लंच तक अर्थात 4-5 बजे तक, 3 बजे तक आपने इसको संपूर्ण कर लेना है। और फिर साथ में अपना लंच किसका करेंगे? 300 ग्राम टोमेटो या कुकुम्बर दोनों को मिला करके आप खाएंगे। टोमेटो और कुकुम्बर की सलाद लेंगे 300 ग्राम। दूसरे दिन का प्लान आपका खत्म हो गया। आपने 6 गिलास का 3 गिलास कर दिया और साथ में थोड़ा सेमी सोली लेना शुरू किया। फ्रूट नहीं, सलाद में आपने कुकुम्बर और टोमेटो लिया। तीसरा दिन हो गया। वजन 60 किलो था, आप पहले 10 से डिवाइड किया, 20 से किया, 30 से डिवाइड कीजिए। तो अब सिर्फ ब्रेकफास्ट से लंच तक आपको 2 गिलास कोकोनट वाटर, 2 गिलास ऑरेंज जूस ही लेना है। लंच करना आपने 200 ग्राम टमाटो और कुकुम्बर का, फिर डिवाइड कर दिया। डिनर में, अब डिनर आते आते आपकी तबीयत काफी सुधर जाएगी, तो आपको सात्विक दलिया या जो कुछ भी आप सात्विक रूप से घर में बनाया हुआ, कोई दाल पानी लेना चाहते हैं, कोई हल्की सी खिचड़ी लेना चाहते हैं, कोई सात्विक दलिया, तब तक आपको हल्की हल्की भूख भी लगनी चालू हो जाएगी। 3 दिनों में हमें कोरोना से फ्लू डाइट से मुक्ति मिल जाएगी। और साथ में अब इसके बाद आपने कैसे खाना खाना है? जिंक सिट्रिक फूड ज्यादा खाना है, अल्कलाइन फूड ज्यादा खाना है, एसिडिक खाना नहीं खाना। अगर अभी भी आपको 3 दिन बाद में भी कोरोना का असर है, मान लो सपोज कीजिए आपका सीटी वैल्यू ज्यादा आया है, सीटी वैल्यू आपका कम आया है, कौन सा जो हम जांच कराते हैं पॉजिटिव, उसमें एक सीटी वैल्यू होती है, वो जितना कम होता है उतना खतरनाक होता है, ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। तो सीटी वैल्यू अगर कम आया है तो आप इसके अंदर इसी डाइट को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। 3 के बाद वापस डे 1 पे आ जाइए, फिर डे 2 पे, डे 3 पे। यही हमारी रेमडेसिविर है जो 20,000, 40,000, 50,000 में खर्च करके मंगा रहे हैं। उस रेमडेसिविर की जगह आप ये डाइट लेके देखिए, आपके 3 दिन जो रेमडेसिविर जो काम नहीं करेगी, उससे कई गुना ज्यादा ये रेमडेसिविर आपके करने वाली है। इस स्क्रीन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो आप मेरे से मंगवा सकते हैं, बाद में मैं आपको स्क्रीन पूरी भेज दूंगा। इसको अपने जीवन में अपनाइए, जीवन अच्छी तरह चलता चला जाएगा। तीसरी बात करते हैं हम लोग सन फूड की, जो बहुत सुंदर है। सूर्य
तो मैं आई गेजिंग और आपके सनबाथ की बात कर चुका हूँ, उसको अपने जीवन में धारण करना है। सुबह सुबह उठते ही आपने आई गेजिंग करनी है। 6 आज सूर्य जब उदय हो रहा होता है, सूर्य की आंखों में आंखें मिला के, दोनों बाहें फैला के मुस्कुराते हुए सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करें। अपने आंखों से अपने पूरे सिर के अंदर उस ऊर्जा को ग्रहण करें, जो हमारे शरीर में कीटाणुओं का नाश करेगी, हमारे शरीर को लड़ने में सात्विक से मदद करेगी। और साधारण धूप स्नान 8 से 10 के बीच में अपनी छत पे कुछ बिछा करके आप लेट जाइए, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से, लगभग 35-45 मिनट दोनों तरफ से आप सीखिए। ये आपका सर्वोत्तम फूड होगा। और कोरोना से इस टाइम पे आपको वायु तत्व भी खूब सारा मिलने वाला है और सूर्य तत्व भी मिलने वाला है। पसीने आने हैं तो आने दीजिए। आप विश्वास कीजिएगा 3 दिन में उस खाने के साथ में अगर आपने सन गेजिंग कर लिया तो कोरोना आपके नजदीक भी नहीं आने वाला। वेलनेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। जीवन भर चलाना है जीवन को। जैसे मैंने अपना जीवन इस तरह से जीने का निश्चय किया, खूब आनंद है। आप लोगों ने बहुत सारे कविता तो सुनी होगी, सक्सेस इज जर्नी। वेलनेस भी एक जर्नी है। हम वेलनेस को कंपार्टमेंट में नहीं देख सकते कि फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल, सारी का में समतल संभावना ही वेलनेस है। हर एक इम्पैक्ट महत्वपूर्ण है। तो मन को भी संतुलित रखना होगा। तनाव जो हमारा आज बहुत बड़ा कारण है, हमारी ऊर्जा को खींच के ले जाता है। समाधान क्या है? समय बढ़ा नहीं सकते, काम सारे करने हैं, ऊर्जा का लेवल बढ़ाना। ऊर्जा का लेवल बढ़ाने के लिए हमारे को एनर्जेटिक एफिशिएंट बनना पड़ेगा, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमारा अब वेंटिलेटर की बात करते हैं, हमारा लाइफ सपोर्ट क्या बनेगा, या हम वायु तत्व जो हमारे राजेश जी हमें करा चुके, हमें योग प्राणायाम और एयर एलिमेंट को अपने इंटर करना पड़ेगा, जो टॉक्सिन को रिमूव करेगा। अर्थात हमें वायु तत्व खुली हवा में घूमना, खुले हवा में वॉकिंग करना, छत पे वॉकिंग करना, कुछ सिंपल प्राणायाम करना, योगिक ब्रीथ जैसे अभी राजेश जी ने कराई, भस्त्रिका प्राणायाम, स्ट्रो प्राणायाम एक बहुत सुंदर प्रोग्राम है जिसमें हमारे पूरे शरीर के कोरोना को जैसे मानो बाहर फेंक रहे हैं। ये अनुभव अभी हम एंड में करेंगे इसको। भ्रामरी प्राणायाम और कुछ ध्यान, राजेश ने 2-3 मिनट ध्यान कराया। इस ध्यान को धीरे धीरे 10 मिनट तक लेके जाएंगे। शरीर के अंगों पे ध्यान ले जा सकते हैं, श्वास पे ध्यान ले जा सकते हैं, नासिका पे ध्यान रख सकते हैं, भ्रुकुटी पे ध्यान रख सकते हैं, कुछ भी छाती के मध्य में ध्यान रख सकते हैं। कहीं भी अपना ध्यान लगा कर बस आराम से बैठ जाए। ध्यान में कुछ नहीं करना होता, बस खाली विश्राम करना होता है। ये सर्वोत्तम आकाश तत्व है जो मेडिटेशन मिलेगा। हमारे जो हेल्दी लंग्स हैं, इनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। प्रॉपर वेंटिलेशन के पास बैठे, चारों तरफ से हवा आनी चाहिए। एसी को अवॉइड करना है, ठंडे पानी को अवॉइड करना है, और ज्यादा टायरिंग एक्सरसाइज इस समय नहीं करनी। एक एक्सरसाइज समय मिलेगा तो हम आज आपको बताएंगे, उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। रात को गहरी नींद लेना बहुत आवश्यक है। रात को 12-1 बजे तक टीवी देखना, ये बिल्कुल 1 घंटे पहले सोने के 1-2 घंटे पहले ही टीवी बंद कर दें, तभी हम लोग स्लीप नींद लेंगे, तभी हमारी हीलिंग होगी, तभी हम मुक्ति पाएंगे। हमारा दिनचर्या को बना के रखना पड़ेगा। किस वक्त खाना खाना, किस तरह एक्सरसाइज करनी है, कब सोना है, ये हमारा तय होना चाहिए। तो अब हम बात करें कुछ जिनको ऑक्सीजन की कमी होती है, उनके लिए सिटिंग पोस्चर की और प्रोन पोज की। तो ये जिनके ऑक्सीजन लेवल कम होने की आज के दिन में बहुत शिकायत आ रही है कि ऑक्सीजन लेवल हमारा 80 हो गया, हमारा 85 हो गया, 90 हो गया, कई तो 92, 93 आते ही हॉस्पिटल जाने की बात करते हैं। हॉस्पिटलों में जो भीड़ है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, वहाँ केयरिंग कितनी हो रही है समझ सकते हैं, वहाँ इन्फेक्शन किस लेवल का आप समझ सकते हैं। फिर भी हॉस्पिटल जाने का, हम ये भी जानते हैं कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, फिर भी हर व्यक्ति के लिए हमें हॉस्पिटल में बेड चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई। कुछ 2 तरीके हैं जिनको आप सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका जिसके अंदर, पहला तरीके के अंदर आपको अपने कुर्सी या अपने सोफे पे सामने बेंड करके बैठना है, मतलब सामने झुक करके बैठना है, जैसे मैं भी झुक रहा हूँ, ऐसे झुक करके बैठना है। जब पीछे ले जाते हैं तो हमें श्वास की ज्यादा जरूरत होती है, और सामने झुकते हैं तो हमें श्वास कम की जरूरत होती है। और साथ में अपने हाथ में आजकल बैटरी वाला पंखा आता है, 6 इंच दूर, 6 से 12 इंच दूर तक ये बैटरी वाला पंखा अपने सामने रख दें, और उस पंखे में से जो हवा आपको लगेगी वो आपके ऑक्सीजन का काम करेगी। क्योंकि 12 बहुत फोर्सफुली पंखा चल रहा है, आपसे सिर्फ 12 अंगुल या 6 अंगुल की दूरी पर है, 6 इंच की दूरी पर है, 12 इंच की दूरी पर है, तो आप उस पंखे से जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो बहुत सुंदर रहेगी। तो ये आपका पहला ऑक्सीजन का काम करेगा। दूसरा है प्रोन पोज, जैसे लेटे हुए हैं, बीच में तकिया लगा करके, एक सिर के नीचे तकिया, एक पैरों के नीचे तकिया, ये 3 तकिया लगा करके इस प्रोन पोज में रेगुलरली बैठ सोए। जब 10-15 मिनट बीच में उठ सकते हैं, जब आप थोड़ा चल सकते हैं, कोई नियमित कार्य करना या खाना खाना कर सकते हैं, बाकी पूरे दिन कोरोना के पेशेंट को इस पोज में रहना चाहिए। अब इसमें बाएं करवट भी ले सकते हैं, दाएं करवट भी ले सकते हैं। बाएं करवट दाएं करवट का भी कोरोना में बड़ा महत्व है। जब आप दाहिनी करवट सोते हैं,
जब आपको बुखार आ रहा होता है, जब बुखार आ रहा होता है आपको दाहिनी करवट सोना चाहिए ताकि आपका बायां सुर चले, ठंडा सुर चले, आप जल्दी आपका बुखार ठीक हो जाएगा। और आपको ठंड लग रही है, जुकाम लगी रही है, तो फिर आपको बाईं करवट सोना चाहिए ताकि सूर्य नाड़ी चलेगी और शरीर जल्दी गर्म हो जाएगा। मैंने कोरोना के समय में इन दोनों करवटों का उपयोग करके कोरोना को 3 दिन में भगाने में मदद पाई थी अपनी इस डाइट के साथ में। आप साइड पोज में भी रेस्ट कर सकते हो, बाईं करवट या दाईं करवट। 10% आपकी तुरंत ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाएगा। आपका लेवल 80 आ रहा था, 88 बढ़ जाएगा। मेरे भाई को मैंने कहा 80 से 95-96 तक पहुंचा। तो आपसे अनुरोध है कि ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन लेने के लिए जाने की जल्दी की बजाय पहले ये फार्मूले अपना करके देखें, इस प्रोनिंग पोज को अपना कर देखें, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। हमें सकारात्मक भाव भी बनाना पड़ेगा। इमोशनल डिस्ट्रेस विषादा रोग वर्धनम श्रेष्ठा। जब शरीर में भाव नकारात्मक होते हैं तो रोग और बढ़ते चले जाते हैं। डिप्रेसिव थॉट, डिप्रेशन वाले थॉट से हमें बचना पड़ेगा। आज ये न्यूज चैनल जो हमें थॉट दे रहे हैं वो हमारी बीमारियां बहुत बढ़ा रहे हैं। एंगर, ग्रीफ, फियर, गिल्ट, जेलसी, नेगेटिव न्यूज, इन सब के नेगेटिव इफेक्शन हमारे डाइजेशन को प्रभावित करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी प्रभावित करते हैं। हमें पॉजिटिव थॉट, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, पूरे परिवार के साथ बैठिए, जॉय, जेनरोसिटी, हमारे सेल्स की प्रोडक्ट, अपनी रुचि के गाने सुने। मैंने कोरोना के समय बिना का गीतमाला के 100 घंटे का कार्यक्रम सुन लिया था। पुराने गाने सुन के ऐसे मेडिटेशन में चला जाता था, क्या गीतों के बोल हुआ करते थे। तो आप उससे पॉजिटिव थॉट्स को अपनाएं, प्राणायाम मेडिटेशन को छोड़े नहीं। आपकी इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए, आपकी हीलिंग पावर बढ़नी चाहिए। इमोशनल मेडिटेशन इसका बहुत बड़ा फार्मूला है। उसको अपनी दिनचर्या को बना के रखें। सुबह 6 बजे से पहले हर हालत में बेड छोड़ दें। योग, एक्सरसाइज जितना कर सकते हैं करें, नहाए धोए, प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें, जो करना है वो करें। पित्त का समय, जब खाना खाने का समय 10 से 2 का समय, और वात का समय आप 2 से 6 में धीमे हो जाते हैं, तब आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। भाग दौड़ के ज्यादा कार्य नहीं करने होते हैं, वो कार्य कर। फिर वापस 6 बजे के बाद में फिर आपका यही कफ वात फिर चलता है। फिर आप मेडिटेशन, शाम को मंत्राचार, वॉकिंग वगैरह कर सकते। 10 बजे तक बिस्तर पर चले जाएं। 10 से लेके 6 बजे का समय सोने का समय दिनचर्या अपनाएंगे तो जीवन आगे बढ़ता चलेगा। चौथा चरण है हमारा। पहला हमने खान पान देखा, दूसरा मन को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम और ध्यान की बात करी, तीसरे भाग में हमने बात करी अपनी दिनचर्या की, चौथे भाग में इम्यूनिटी की बात करते हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी है क्या? ये हमारी वैक्सीन, जो यहाँ पर बात करें वैक्सीन की, जो हमारी इम्यूनिटी की दीवार, ये परत टूट गई, हमारी सील टूट गई, जब तो कोरोना घुस गया। इम्यूनिटी हमारी अपनी आर्मी की तरह काम करती है, हमारी सेना की तरह काम करती है। इसके बेस स्टेशन है, इसके सोल्जर्स हैं, इनके पास वेपन भी है। ये एंटीबॉडी ही इनके वेपन है। और ये एंटीबॉडी लड़ती है तब हमें बुखार चढ़ता है। कोरोना आते ही जो बुखार आता है साहिबान, वो बुखार इतना बुरा नहीं होता है। शरीर में जब जंग छिड़ती है, लड़ाई छिड़ती है एंटीबॉडी की और कोरोना की, तो शरीर गर्म होता है, शरीर को सहयोग करता है, बाहर से मदद नहीं आने देता नए कोरोना के बैक्टीरिया को, और हमारा लड़ती है। हम क्या करते हैं, तुरंत पैरासिटामोल लेके उस लड़ाई को रोक देते हैं। हमारे एंटीबॉडीज का हमें साथ देना चाहिए था, तो हमने उनको ठंडा कर दिया पैरासिटामोल देके। आप कहोगे ये क्या कर रहे हो, बुखार आएगा फिर मेरे क्या होगा? साहिबान 102 डिग्री तक, एक फार्मूला दे रहा हूं मैं आपको, 102 डिग्री तक बुखार आए तो चिंता मत कीजिए, लड़ने दीजिए एंटीबॉडी को, जल्दी ही मुकाबला कर जाएंगे। बिल्कुल जगदीश जी, मैं इसी बात पे आने वाला हूं। तो हमें ये 102 से बढ़ने लग जाए तो फिर भी आप पैरासिटामोल नहीं लेकर के एक कपड़े के 4 छोटे तौलियों को बीच में से काट लीजिए, 8 बना लीजिए उनको, साथ में बर्फ का पानी रख लीजिए। पहले चारों को, एक अपने माथे पे लगाएगा, एक गले पे लगाएगा, एक छाती पे लगाएगा और एक जंघाओं पे लगाएगा। इन चारों जगह पे बार बार पट्टी बदल बदल कर, पहले 4 ये वाला टुकड़े, फिर 4 वो वाला टुकड़ा, धीरे धीरे आपका लेवल गिरने लग जाएगा। अगर आपको कंपकपी छूट रही है तो भी आप टेंशन मत कीजिएगा। एक कंपकपी इस बात का सबूत है कि शरीर को अभी बुखार की जरूरत है। और फिर आपको लगता है बहुत ज्यादा कंपकपी लग रही है, तो आप एक कंबल ओढ़ लीजिए, फिर कंपकपी लग रही है, दूसरा कंबल ओढ़ लीजिए, तीसरा कंबल ओढ़ लीजिए, और ये आपको बुखार और इन सब चीज से मुक्ति दिलाने वाला है। तो अपने इस बुखार को, पहले बुखार का स्वागत कीजिए, याद कीजिएगा हैप्पी डिजीज, वो हैप्पी डिजीज बुखार के रूप में है, शरीर मुकाबला कर रहा है, शरीर की एंटीबॉडी को सपोर्ट कीजिए। वैक्सीन की बात जगदीश जी ने की है, वही बात में इम्यूनिटी की सब, ये वैक्सीन भी क्या करने वाली है, अल्टीमेटली आपके एंटीबॉडी को ही बढ़ाने वाली है। ये वैक्सीन आपके शरीर में अपने आप कुछ नहीं कर सकती, इसके कोई ऐसी चीज डाली नहीं जा सकती जो आपके अंदर जाके किसी का मुकाबला कर सके। कोई गुरु आकर के आपको गुर बता सकता है कि आप इस तरह से अपने जीवन में आगे चलो, ये युद्ध आप इस तरह से लड़ो। डोभाल जी जाकर के खुद
मशीन गन लेके थोड़ी खड़े होंगे बॉर्डर पे। वो बताएंगे ना उनको, बॉर्डर पे लड़ने वालों को, सूरी साहब को बताएंगे इस तरह से ये स्कीम बनाओ, ऐसे जाकर के यहाँ आतंकवादियों को मार के आओ। तो ये वैक्सीन भी क्या करेगी, आपके शरीर में जाके आपकी इम्यूनिटी नहीं बना रही है, ये आपकी इम्यूनिटी को जगा रही है। चाहे कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन की बात करें, दोनों ही एक आपको डुप्लीकेट कोरोना वायरस को डालती है, एक मृत कोरोना वायरस को डालती है, ताकि वो कमजोर वायरस जब जाए तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सके, आपकी एंटीबॉडी खटाखट उसको मार के फेंक देगी और वो आपके जीवन में आपकी एंटीबॉडी ताकतवर हो जाएगी। अब असली वायरस भी अगर आ गया तो एंटीबॉडी उसको प्रवेश नहीं करने देगी, क्योंकि अब उसको आदत पड़ गई है। हमारी इम्यूनिटी की एक खास बात है, हमारी इम्यूनिटी की बहुत सुंदर मेमोरी होती है, हमारी इम्यूनिटी की बहुत सुंदर मेमोरी होती है हमारी इम्यूनिटी की। एक बार जिस चीज से मुकाबला कर लेना, उस चीज को फिर दोबारा नहीं आने देते। आज सारी बीमारियां हमारे पास आते ही क्यों भाग जाती है, जुकाम बार बार लग के क्यों भाग जाता है, शरीर को लड़ना आता है उससे। कोरोना हमारे लिए नया है, हमारी इम्यूनिटी की मेमोरी में कोरोना नहीं है, इसलिए वो अटैक करा है। ये वैक्सीन क्या कर रही है, हमारी वो मेमोरी बना रही है, उससे हमारे वैक्सीन में ये कीटाणु डाल दिए जाते हैं, इससे हमने लड़ लिया तो हमारी इम्यूनिटी की मेमोरी बनी। अब असली भी आएगा ना तो उसका मुकाबला कर लेगी, इसलिए वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। अब आज से 4 बजे से अभी तो हैंग आ रही है, 18 साल से बड़े लोगों को भी खुल गया है। आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ने का मौका दें, अपनी एंटीबॉडीज को बढ़ने का मौका दें, इसका कोई नुकसान नहीं है। अभी तक देश भर में 14 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 17,000 लोगों को ही अपना कोरोना ने घेरा है, उनमें से एक भी व्यक्ति की अभी तक मृत्यु नहीं हुई है। तो वैक्सीन ही अंतिम उपाय है, इसको जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगाए, कोई संशय मत रखिए साहब। मैंने 30 मार्च को लगाया और कल जाकर के मैं कोवैक्सीन का 28 दिन में लगता है, कल दूसरा डोज, कल या परसों जाके दूसरा डोज लगाऊंगा। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि अपनी वैक्सीन को समयबद्ध तरीके से अवश्य लगाएं, जो सुविधा हो पूर्ण सावधानी के साथ जाएं, ऑनलाइन पहले रजिस्टर करके जाएं, लेकिन वैक्सीन जरूर लगाएं। आपकी एंटीबॉडी को एक मेमोरी पाने का आपका मौका देती है, तो इस वैक्सीन को आप जरूर ग्रहण करें, बहुत सुंदर तरीके से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम है। तो इम्यूनिटी खान पान से बढ़ती है, जो हम लोग बात कर चुके हैं, किस तरह से इम्यूनिटी हमारे खान पान से बढ़ती है। तो असली इम्यूनिटी क्या है, ये आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बनाएगी, वैक्सीन के द्वारा, खान पान के द्वारा, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, सन बाथिंग के द्वारा, ये सारी की सारी आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। और ट्रू रेजिलियंस पावर क्या है, जब आप किसी तरह कॉम्प्लेक्सिटी हो, कोई भी चुनौती है, कोरोना क्या है, मन क्या है, इस हाथी की तरह चुनौती को उठा के लेके चले जाए, ये है आपकी इम्यूनिटी का स्टॉप मात्र। और ट्रू रेजिलियंस क्या है, ये मेरा सबसे मनपसंद विषय है। ट्रू रेजिलियंस को कहते हैं कि सही मायने में क्षमता, जब आप इस मुसीबत के समय में अवसर निकाल लें, अर्थात इस मुसीबत को भी आप अवसर बदल दें। कोरोना एक अवसर है, एक इस विषय पे किस दिन आपके साथ बातचीत करेंगे, क्या कोरोना एक परीक्षा है, क्या कोरोना एक परिणाम है, क्या कोरोना एक अवसर है। इन तीनों विषयों पे एक चिंतन करेंगे। एक बार अगली हमारी बातचीत इसी विषय पे होगी। ये जहां से बात छोड़ रहे हैं इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, सही मायने में इस कोरोना को क्या अवसर बना सकते हैं, क्या हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का, हमारे एंटीबॉडी को बढ़ाने का, हमारे जीवन शैली को ठीक करने का अगर आपने अवसर बना लिया, तो आप कहेंगे जैसे दाग अच्छे हैं वैसे कोरोना भी अच्छा है। विश्वास कीजिएगा, 1 साल बाद आपके मुंह से यही सुनने को मिलने वाला है। तो छोटे छोटे डुएबल ट्विक्स हमें करने होंगे, तभी हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। 5वां है हमारा एटीट्यूड, रवैया। जिस इमोशंस की बात कर रहा था उसी से हमारी एटीट्यूड में, हमारा अगर सकारात्मक रहे, जैसे मैंने कहा कोरोना मेरे लिए एक अवसर है। इस कोरोना के दौरान मैंने जूम का उपयोग करना सीखा। अभी तक मैं करीब 700-800 बार लोगों से डायरेक्ट संपर्क कर चुका हूं, जैसे मैं आपसे कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन के सबसे ज्यादा कोर्सेज इस समय में लिए, देश भर के लोगों का प्यार मिला। कब तक करीब 40,000 लोगों से मैं जूम पे या इन माध्यम से बढ़ चुका हूँ। इतने लोगों से मैं, शायद कोरोना नहीं होता तो कई जिंदगियों में नहीं मिल पाता। कोरोना मैंने मेरी इम्यूनिटी बढ़ाई, कोरोना में मैंने वजन को सेटल किया, कोरोना में मैंने बातचीत काम करने की अथाह ऊर्जा पाई, उसका मुकाबला करते करते। ये एटीट्यूड अगर हमारा बना हुआ है, कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं कोरोना से भी कुछ निकाल के लेके जाऊंगा, ये एटीट्यूड हमारा बना रहेगा। तो हम इसके लिए संवाद बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप से, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने परिवार से, अपने व्यवहार से, अपने स्टाफ से, सबसे संवाद बनाना पड़ेगा, सकारात्मक संवाद बनाना। डर से काम नहीं चलेगा, भागने से काम नहीं चलेगा। ये एक कोरोना से डरोगे तो 10 कोरोना और आएंगे, कि हमारी सारी बीमारियां हमारे मानसिक कारणों से आती है। हमारे एटीट्यूड को, हमें सही रवैये को ठीक करना पड़ेगा। तो आज के जो 5 स्टेप जो हम लेके जा रहे हैं अपने घर पे, वो ध्यान रखिए। उचित खान पान, मैंने आपको डाइट प्लान बताया, कम से कम खान पान हो, 16 घंटे का उपवास हो, एक टाइम अन्न काफी है हम सामान्य व्यक्तियों के लिए। जो बच्चे हैं, जवान हैं, काम करते हैं, वो 2 टाइम अन्न ले। जिनको कोरोना आ गया है वो अपनी को लिक्विड डाइट पे डाल दे,
3 दिन की डाइट प्लान मैंने आपको दे दिया, जिसके माध्यम से उचित खान पान करें। खान पान में इम्यूनिटी के जितने अवयव बढ़ाए हैं, जिसमें 10 मैंने इम्यूनिटी के फूड बताए, उनकी आप संख्या बढ़ाएं। योग और प्राणायाम करें, ज्यादा टायरिंग एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है इस वक्त, ऊर्जा श्वास में ज्यादा लगती है तो सिंपल एक्सरसाइज करें। प्राणायाम करें, जो आपको 4 प्राणायाम बताए उन प्राणायाम का रोज धारण करें। सूर्य स्नान बहुत अद्भुत है, इसको जीवन में बहुत आसान। प्राणायाम का मतलब आपको खुली हवा में, सूर्य स्नान के समय, प्राणायाम के समय, दोनों समय आपको खुली हवा में रहना है, ताकि वेंटिलेशन के साथ में सकारात्मक सोच, इमोशंस को हमें बनाए रखना है, तभी हम इम्यूनिटी को बना पाएंगे। इसके लिए हमें इम्यूनिटी को बनाना, सकारात्मक सोच बनाना, हमारा रवैया, एटीट्यूड भी पॉजिटिव रहे, तभी हम वेलनेस को पा पाएंगे, हेल्दी रह पाएंगे। और टीकाकरण हमारी संजीवनी है, इसके साथ बने रहेगा। दवाइयों, डॉक्टर और बाहरी चीजों पे एक बार फिर अनुरोध करता हूँ, रेमडेसिविर, फेविफ्लू, प्लाज्मा, ये सब कोई भी WHO से लेकर किसी व्यक्ति ने कहा ही नहीं है कोरोना का ट्रीटमेंट है। हमें डॉक्टर बताता है, हम अपने आदमी को बहुत प्यार करते हैं, हमें लगता है उसके लिए कुछ कर गुजरे तो भले ही वो जीवन से चले जाए, हमें संतोष होगा, हमने उसके लिए कुछ कर लिया है। ये जो भाव है, यही हमें इनके चंगुल में डाल रहा है। जो दवाइयां बिक नहीं रही थी उनको बेची जा रही है, कई गुना ज्यादा कीमतें बेची जा रही है। 2000 की दवाई 40,000 50,000 बिक रही है, नकली दवाएं बिक रही है, कालाबाजारी करी है। क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं इसका कोई, चाइना तो बिल्कुल मना कर दिया, कोरोना में कामयाबी नहीं है, फिर भी इन दवाइयों को ले रहे हैं, इन फेविफ्लू को ले रहे हैं। इनके लिए ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन जब जो जरूरतमंद है उनको ऑक्सीजन मिले। हॉस्पिटल में इन्फेक्शन ज्यादा है, अपने घर पे अपना इलाज करें, अपने किसी फ्रेंडली डॉक्टर, आजकल ऑनलाइन बहुत बड़े बड़े डॉक्टर मिल रहे हैं जो आपको घर पे वीडियो कॉलिंग के द्वारा सारे गाइडलाइन देंगे। पॉजिटिव थॉट के साथ इस हॉलीडे को, ये कोरोना का आइसोलेशन को एक पेड हॉलीडे मान ले, जिसमें आपकी सब देखभाल करेंगे, आप एंजॉय करेंगे, तो आप जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे, जीवन को आगे चला पाएंगे। आपके मन के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है, सारा खेल मन का ही हो रहा है। अगर मन को और शांत रखने की, जो मैंने बातें की उस और आगे बढ़ करके जो प्राणायाम सीखे, उससे आगे के प्राणायाम, विशेष तौर से सुदर्शन क्रिया के बारे में जानना हो तो कल सुबह 7 से 9 हमारा एक कोर्स शुरू हो रहा है। आप अगर करना चाहते हैं तो 9811112450 931, आप इसकी स्क्रीन फोटो खींच लें, 81761 को 9991007352 पे आप फोन करके 29 अप्रैल से 2 मई को 8 घंटे हमारे साथ और बिताइए। ऑटोलिंग का अद्भुत कोर्स है, जिसमें जो प्राणायाम आपने सीखे उन प्राणायामों का और विकास होगा, उससे आगे के प्राणायाम सीखेंगे, सुदर्शन क्रिया सीखेंगे, और पूरे कोरोना पे के समय कौन से योग करने चाहिए उन सिंपल योगों को भी जानेंगे, और मन को शांत रखने के सुंदर सूत्रों के बारे में भी बात करेंगे, कैसे कोरोना से मुकाबला करेंगे। कोरोना विशेष ये हमारा सुंदर 4 दिन का कार्यक्रम है। आप इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, इसके लिए एक डोनेशन जाता है जो ऑटोलिंग की सेवा कार्यों में लगता है, वो डोनेशन भी आपको देना। आप में से बहुत सारे लोग कर चुके हैं, दोबारा रिपीट करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज भेजिएगा और एक नए व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। कम से कम 7 आदमी हमें चाहिए नए, ताकि हम इस कोर्स को संचालित कर सकें। तो आप सबसे अनुरोध है, इसके लिए थोड़ा प्रयास कीजिएगा, काम कीजिएगा, तो ये बातें हम लोग बार बार कर पाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस यही विराम करेंगे। आप सबके सपोर्ट के लिए, कोरोना के समय कोई किस तरह की बातचीत हो, कई बार फोन नहीं उठा सके तो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पे कॉल के माध्यम से अपने लिख करके कोई बात भेज दे, वॉइस मैसेज भेज दीजिए। आपको आधे 1 घंटे 2 घंटे में आपका सवाल का जवाब मिलेगा और हर तरह की बातचीत हम कर पाएंगे। तो आप सबका मैं बहुत सारा आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने इतना सुंदर समय हम लोगों ने साथ बिताया। ये 1.5 घंटे हमें पता ही नहीं चला, बल्कि 1.5 क्या, लगभग 2.25 घंटे से ऊपर हो गया। ये 2.25 घंटे हमें कब पता चला, हमारे साथ कब गुजारे, हमें पता ही नहीं चला। तो आप सबसे अनुरोध है कि अपने संभालिए, कोरोना ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। आज मैं एक जगह पढ़ रहा था कि 2500 सालों से हमारे शरीर में कोरोना है, कोरोना का वायरस बहुत पुराना है। इसका आज उठ के आ गए तो क्या है, हमारी एंटीबॉडी कमजोर है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर है, तब हमला कर रहा है, इसको मजबूत करना है। कोरोना नहीं, और भी बहुत सारे बीमारियों का मुकाबला कर पाएंगे। एक नहीं तो कोरोना नए नए नाम बदल के, नए नए रूप बदल के हर साल आएगा। हमारे व्यवसाय को, हमारे व्यवहार को, हमारे परिवार को, हमारे स्वास्थ्य को, सबको नाश करता चला जाएगा। पर एक बार इम्यूनिटी बना ली तो ऐसे कोरोना की गेंद बना के क्रिकेट खेलेंगे, नई गेंद भी नहीं लाएंगे, इस कोरोना से ही क्रिकेट खेलेंगे। तो आप सबको हमारा सेशन कैसा लगा अपने विचारों के साथ बताइएगा। और आप चाहें तो इसको दोबारा देखना चाहें तो फेसबुक में ये सेव रहेगा, तो आप इस वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं। ये पहला प्रयास था इतनी लंबी बातचीत करने का, कोरोना के संवाद में मुझे नहीं पता था क्या बात किस तरह से करेंगे, बस बातों से बातें जुड़ती चली गई। हाँ, 15-20 मिनट हमने ज्यादा जरूर लिए कुछ तकनीकी खराबी से, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है इस समय आपके पास समय था, हम लोगों ने अच्छा समय साथ बिताया।
आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं आपको सबको अनम्यूट करने के मोड पे डाल रहा हूँ। कोई विशेष सवाल आपके मन में हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। गोपाल डागा जी मेरे खास प्रेमी दोस्त हैं, खुद योगी हैं, उनको बहुत अच्छा लगा। गोपाल जी को अच्छा लगने में कोई बड़ी बात नहीं है कि वो ऑलरेडी इस फील्ड में चल रहे हैं, अपना खानदान अपना परिवार सबको अच्छा ही लगता है। बाकी लोग जिन्होंने योग प्राणायाम कभी नहीं किया उनको कैसा लगा है तो महत्वपूर्ण है। तो आपके हमने किसी तरह का कोई सवाल है तो पूछते हैं। हाँ राजेश रावगी साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? बहुत ही अच्छा सेशन लगा। जी जी अगर आपकी बातों को अगर हम लोग जीवन में उतार पाए जी जी और अगर 16 घंटे का फास्टिंग कर पाए, इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। बस जीवन पे इतना सा काम करना है। कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता सर, वो कुछ ना कुछ देके जाएगा। मैं एक पुस्तक लिखने वाला हूँ, कोरोना ने मुझे क्या क्या दिया। मैंने जीवन में इतना नहीं कमाया जितना इस कोरोना के समय 1 साल में कमाया है। तो आप सबके मन में और भी किसी के मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कोरोना संबंध में, परिवार संबंध में, क्या लेना है क्या लेना है, किसी भी तरह की कोई बात आप बातचीत करना चाहें तो आपका अभिनंदन, स्वागत है। आप सब अनम्यूट मोड में हैं। हाँ संगीता जी कुछ कह रहे हैं आप? जी अपना खान पान, अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना है, थोड़ा सा योग, थोड़ा सा प्राणायाम, 5 तत्वों को याद कीजिएगा। सूर्य तत्व, जितने ऊपर जाएंगे, राजेश जी ब्रांडेड फूड को याद कीजिएगा। ब्रांडेड फूड खाना है हमारे को, हमें मेडिटेशन करना है, हमें प्राणायाम करना है, हमें सन बाथिंग करना है, वाटर रिच फूड खाना है। पृथ्वी तत्व का सबसे नीचा स्थान है, बस उतना ही खाना है। वो भी सात्विक फूड खाएंगे तब महत्वपूर्ण होगा। क्वांटिटी खाना पृथ्वी तत्व, पहले सात्विक ढूंढो, फिर क्वांटिटी ढूंढो, फिर समय ढूंढो, तब जाके काम करता है। नहीं तो इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन ऊपर वाले तत्वों में साइड इफेक्ट नहीं है। सन तत्व का कोई साइड इफेक्ट नहीं, प्राणायाम का कोई साइड इफेक्ट नहीं, मेडिटेशन फास्टिंग का कोई साइड इफेक्ट नहीं। और फास्टिंग को आप ये मत सोचना कि आप कुछ नहीं ले रहे हैं, आप उसमें आकाश तत्व ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा सूत्र है, इसको आप ध्यान करेंगे तो जीवन बहुत आनंद आएगा। और कोई भी व्यक्ति कोई बात कहना चाहता है अपनी बात तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो 9 बज गए हैं लगभग, अब हम विदा लेंगे। कल सुबह जो कोर्स करना चाहते हैं 7 बजे, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आप मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। कल के समय मिलके 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे हम दोबारा साथ बिताएंगे, खूब आनंद लेंगे, खूब मस्ती करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खुश रहिए, मस्त रहिए, मंगल हो मंगल हो मंगल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। कल सवेरे 7 से 9 जो आपने कहा है उसमें जूम मीटिंग होगी क्या गुरुजी? हाँ जी, जूम ऑनलाइन सर। आप तो ऑनलाइन ही चल रहा है ना सर, ऑनलाइन। हाँ तो ये जूम का आप पासवर्ड भेज दीजिएगा। आप मुझे एक व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको लिंक भेजूंगा, उस पर आपको लिंक भेज दीजिएगा। लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप आप अपना नंबर बता दीजिए एक बार। 9811112450। हमारे साथ हमारे प्रिय दोस्त आलोक जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी अभिनंदन है, स्वागत है आपका। हमारे आलोक जी के आलोक जी तो प्रिय दोस्त लगे कि हम ऐसे सौभाग्यशाली कि इनके पिताजी हमारे आलोक जी से बड़े दोस्त हैं। तो पिता पुत्र दोनों से दोस्त, मैं आलोक जी के बेटे से भी दोस्ती करने की अभी प्लानिंग कर रहा हूँ। तो 3 पीढ़ियों से दोस्ती बनी रहे, ऐसा प्रयास जारी रहेगा। ऐसे अनेक साथी जुड़े हुए, वाह वाह, सबके साथ। अभी तो हम लोग सभी दोस्त बन गए हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल दोस्त। मैं तो एक खानदान की बात कर रहा हूँ, इनके पिताजी मेरे घनिष्ठ दोस्त हैं, पितर और पुत्र भी मेरा दोस्त है। अब इनके बेटे से करने वाले हैं दोस्ती हम लोग। 2 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला आपके साथ। ऐसा लगा कि अभी सेशन चलेगा, इतना आनंद आया। और आपने बिल्कुल मतलब धार्मिक भावनाओं से भी जोड़ दिया और साइंस से भी जोड़ दिया, और इतनी बढ़िया से आपने एक्सप्लेन किया है। बहुत अच्छा वर्णन किया आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश को बहुत बहुत हमारा धन्यवाद। धर्म है ना साइंस पे आधारित किया है सर। हमारा धर्म बिल्कुल, बिना बिल्कुल। साइंस के नहीं है, बल्कि साइंस हमारे धर्म पे आधारित है सर। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी साइंस हमारे धर्म पे आधारित है सर। आज के समय में इस सेशन की आवश्यकता थी, बहुत बड़ी आवश्यकता थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आदरणीय राजेश जी का बहुत अनुरोध करूंगा। उन्होंने बहुत चंद आधे घंटे पहले हमारी कार्यकारिणी मीटिंग बात हुई, तब मैंने बात है कि उन्होंने इतने सारे लोगों को मैसेज भेज के तुरंत जोड़ने की कोशिश की। राजेश जी आपके माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। और जितने लोग जुड़े 2 घंटे से जुड़े हुए हैं, एक आदमी भी लेफ्ट नहीं हुआ है, ये बड़ी बात है। ये मुझे अच्छा लगा। मुझे डर लग रहा था कि 1.5 घंटे बाद आदमी हिलने लग जाता है, आदमी 1.5 घंटे ज्यादा एक बैठ नहीं सकता। मुझे लगा सबने प्राणायाम भी किया है। हाँ नहीं, राजेश बहुत सुंदर प्राणायाम कराते हैं, बहुत अच्छा लगा। और 2 घंटे तक कोरोना के डर से दूर रहे हम, नहीं तो 24 घंटे कोरोना का भय रखा था। देखिए सर, जैसे अंधेरे का अस्तित्व नहीं होता, वैसे डर का और कोरोना का भी कोई अस्तित्व नहीं है। प्रॉब्लम हमारी इम्यूनिटी में, हमारी एंटीबॉडीज में, उनको हमने करना पड़ेगा। आपने कोरोना को वरदान साबित करवा दिया। कुछ भी नहीं है सर, कोरोना एक अवसर है सर। कोरोना हमें आगे बढ़ाने के लिए आया सर।
चलिए, बहुत बहुत दुविधा धन्यवाद दुविधा आपका। में सुविधा है ये। लोग सकारात्मक हो गए आपकी वजह से। बिल्कुल, धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बार आप सब आए तब ये संपन्न हुआ ना सर। आप सब लोग नहीं आते तो ये सारा प्रयास इतना महत्वपूर्ण होता। आप सबसे अनुरोध करूंगा, आप सब लोगों तक ये सकारात्मकता फैलाएं। बिल्कुल, धन्यवाद। फेसबुक में मेरा लिंक, फेसबुक श्याम सुंदर सोनी नाम से मेरा अकाउंट है। फ्रेंडशिप की तो लिमिट खत्म हो गई है, लेकिन उस अकाउंट में जाकर के आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं। उस सेशन को आप बार बार देख सकते हैं। कोई बात आपको लगता है ये तो बात कही अब दिमाग से निकल गई है, तो उसमें आप पूरी देख सकते हैं। फिर भी कोई विशेष स्क्रीन चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं स्क्रीन की फोटो आपको और भेज दूंगा। कैसे आपका बिल्कुल। प्लान होना चाहिए, कैसे आपका जीवन जीना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपके सामने भेजने की कोशिश। आपको हमेशा डिस्टर्ब करते रहेंगे हम लोग। बिल्कुल, व्हाट्सएप में आप मैसेज करके कीजिएगा, कॉल मत बिल्कुल, कीजिएगा। बिल्कुल। मैं शादीशुदा हूँ सर, घर में हमारी बीवी बोलती है सर, मेरे को सिर्फ जूम पे ही बोलने की इजाजत है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सबकी दशा यही है, आप स्वीकार कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल, उसने एक घर छोड़ रखा है, जूम पे तुम जो मर्जी बोलो, तुम कुछ नहीं कहूंगी मैं। तो बहुत बहुत सही है। धन्यवाद, बहुत बार फिर मिलते रहेंगे। दोस्त बने हैं तो बार बार बिल्कुल, मिलेंगे, बिल्कुल। यूं ही बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। मिले हम सब लोग। कुछ रिश्ता पहले का भी होगा, कुछ रिश्ता पहले का भी होगा, तभी हम लोग यूं मिल पाए हैं। तो आप सबसे अनुरोध करूंगा, अपने रिश्ते को याद कीजिए। कई जन्मों के बीज पलवित पुष्पित हो रहे होंगे, कई रिश्ते अधूरे निभाने को खड़े होंगे, वही निभाने आप यहाँ आए हैं। आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। मिलेंगे, थैंक यू। जो फेसबुक में जुड़े हुए हैं उन सब साथियों से भी हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।